बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी के अंदर सबसे पहले पॉइंट नंबर 173 में दिया हुआ है कि वायरसेस आपके सेल के ऊपर एक्ट करते हैं बाय इन्वॉल्विंग द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस को में इन्वॉल्व होकर आपके वायरसेस सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। वायरसेस आपके कैंसर कॉज करते हैं बाय ऑल्ट्रेशन इन ऑन्कोजीन्स। ऑन्कोजीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करके वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। ऑन्कोजीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करके वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। अब जो रेडिएशंस होती है ना वो कैंसर कॉज करती हैं विया प्रोटो ऑन्कोजीन्स। वायरसेस जो होते हैं वो ऑन्कोजीन्स के अंदर ही चेंजेस करके आपको कैंसर कॉज करते हैं, और जो रेडिएशंस होती हैं वो आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर चेंजेस करके आपको कैंसर कॉज करती हैं। रेडिएशन प्रोटो ऑन्कोजीन्स के थ्रू कैंसर करती हैं, और वायरसेस जो होते हैं वो डायरेक्टली आपके ऑन्कोजीन्स को ऑल्टर करके कैंसर करते हैं। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर बाय डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आपके प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। रेडिएशन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को यूज़ करके आपके कैंसर कॉज करती हैं, और जो वायरसेस होते हैं वो डायरेक्टली आपके ऑन्कोजीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करा के कैंसर कॉज करते हैं। और रेडिएशन जो होती हैं वो एक्टिवेट करती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स को, और हमारे पास ऑन्कोजीन्स बनाती हैं। और जो ऑन्कोजीन होता है वो आपका सीक्वेंस होता है डीएनए का ही, जो कि ऑल्टर हो जाता है या फिर म्यूटेटेड होता है फ्रॉम इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ऑन्कोजीन बेसिकली आपका डीएनए का ही पार्ट होता है, या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का ही सीक्वेंस होता है, जो कि या तो ऑल्टर हो जाता है या फिर म्यूटेट कर जाता है अपनी ओरिजिनल फॉर्म से। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो आपके नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स आपके नॉर्मल जीन्स होते हैं जो सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो आपके डीएनए के ही सीक्वेंसेस होते हैं जो कि ऑल्टर्ड या म्यूटेटेड हो जाते हैं अपनी ओरिजिनल फॉर्म से। उसके बाद जो आपका रेडिएशन होती है ना, रेडिएशन आपके एक्टिवेट करती है प्रोटो ऑन्कोजीन्स को और आपके ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट कर देती है। अब जो वायरसेस होते हैं वो कार्सिनोजेनेसिस कराते हैं आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को ऑल्टर करके। वायरसेस बेसिकली आपकी प्रोटीन सिंथेसिस को ऑल्टर करके कार्सिनोजेनेसिस कराते हैं। वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं ह्यूमन के अंदर बाय मॉडिफाइंग ऑन्कोजीन्स को मॉडिफाई करके, और प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होकर वायरसेस कैंसर कॉज करते हैं। कैंसर ह्यूमंस के अंदर नॉन लीथल डैमेज होता है टू जीन्स का जो है वो नॉन लीथल डैमेज होता है कि जीन्स डैमेज तो हो जाते हैं लेकिन जीन्स की डेथ नहीं होती है, ये जीन्स डाई नहीं करते हैं लेकिन उनका डैमेज हो जाता है। और रेडिएशन जो होती हैं वो प्रोटीन्स डैमेज कराती हैं, जिसकी वजह से आपको ऑन्कोजेनेसिस डेवलप हो जाती है, दैट इज़ BCL2। रेडिएशन जो होती हैं आपकी BCL2 प्रोटीन को डैमेज करेंगी और इसकी वजह से आपको ऑन्कोजेनेसिस डेवलप हो सकती है। प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से। प्रोटोऑन्कोजीन्स आपके डिफाइन होते हैं नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि सेल की प्रोलिफरेशन कराते हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स आपके नॉर्मल जीन्स होते हैं जो कि सेल्स की प्रोलिफरेशन कराते हैं। उसके बाद आपकी जो कॉमन कॉज ऑफ म्यूटेशन ऑफ द प्रोटोऑन्कोजीन्स होती हैं वो वायरसेस होती हैं। ठीक है, जो कॉमन कॉज है जिसकी वजह से आपके प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती हैं वो वायरसेस हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर म्यूटेशंस आती हैं वो वायरसेस की वजह से आती हैं। प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं जो उसकी कॉमन कॉज है वो वायरसेस हैं। रेडिएशन जो है सेल को डैमेज करती हैं बाय फ्री रेडिकल्स जो कि एक्ट करते हैं डीएनए के ऊपर। रेडिएशन डैमेज करती हैं सेल्स को बाय फ्री रेडिकल्स जो कि बाद में डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं। रेडिएशन को यूजुअली 10 साल लगते हैं कैंसर कॉज करने में। रेडिएशंस के तकरीबन 10 साल के बाद आपको कैंसर डेवलप होता है, और जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं रेडिएशंस के उसकी वजह से आपको फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन हो जाती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन की वजह से फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। रेडिएशन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती हैं सेल्स जो बाद में आपके डीएनए को डैमेज करते हैं। रेडिएशन में आपको एटलीस्ट 10 ईयर्स लगते हैं कि वो बाद में कैंसर कॉज करें। आयनाइजिंग रेडिएशन जो कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले पेशेंट्स के अंदर होती है लाइकली ल्यूकीमिया कराती हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से जो जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट वाले पेशेंट्स के अंदर जो आयनाइजिंग रेडिएशंस रिलीज होती हैं उसकी वजह से आपको ब्लड कैंसर में ल्यूकीमिया हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम जो कि कॉमनली इफेक्ट होता है रेडिएशन से, आपका हिमाटोपोइटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है रेडिएशन से। और जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज होता है टिश्यूज़ का बाय आयनाइजिंग रेडिएशन मोस्ट लाइकली डिपेंड करता है आपके ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर के ऊपर। जितना ज़्यादा आपका ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर होगा उतनी ही ज़्यादा ही आपके आयनाइजिंग रेडिएशन का एक्सटेंट ऑफ डैमेज होगा। अब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होता है वो P53 आपका ट्यूमर सप्रेसर जीन है। जो P53 होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर जेनेसिस क्या होता है, ये आपका सेल सर्वाइवल बढ़ा देता है। P53 के अंदर जब आपकी म्यूटेशंस आती हैं, नॉर्मली जो ट्यूमर को सप्रेस करता है जो P53 है, जब आपके P53 के अंदर म्यूटेशंस आती हैं तो जो ट्यूमरोजेनेसिस होती है उसके अंदर आपकी बेसिकली ट्यूमर जेनेसिस के अंदर आपका सेल सर्वाइवल रेट को बढ़ा देता है, क्योंकि जिसने आपके सेल्स को डेथ करना था वो जी म्यूटेट हो गया है, तो अब आपके सेल्स सर्वाइव कर जाएंगे, डैमेज सेल भी सर्वाइव कर जाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच वन ऑफ दीज इज रिलेटेड टू ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर। ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ना वो ऑन्कोजीन्स की वजह से ट्यूमर होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपके ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर होता है। एक डिफरेंस होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन ट्यूमर के अंदर और ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर के अंदर। जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं कैंसर होते हैं वो लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से होते हैं, और जो ऑन्कोजीन कैंसर होते हैं वो गेन ऑफ फंक्शन की वजह से होते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर आपका जो ऑन्कोजीन होता है वह HER2 होता है। अब अदर सिनेरियो में दिया हुआ है कि जो न्यूप्लास्ट जो कि आपके वायरल ऑन्कोजेनेसिस की वजह से होते हैं उसमें आपका CML आता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया आता है, या फिर आपका ALL आता है जिसमें आपका ऑन्कोजीन जो होता है वो BCR-ABL जीन होता है। और बर्किट्स लिम्फोमा होता है, और
ऑन्कोजेनेसिस जो एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है वो प्रोटोऑन्कोजीन्स के अंदर होती है, इसमें CMYC की एम्प्लीफिकेशन हो जाती है। ठीक है, बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर जो ऑन्कोजेनेसिस होती है वो एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है, जो कि एक प्रोटोऑन्कोजीन है जिसके अंदर CMYC की एम्प्लीफिकेशन होती है। अब बेसिकली जो ट्यूमर सप्रेसर जीन की वजह से कैंसर्स होते हैं ना, उसमें लॉस ऑफ फंक्शन होगा। ट्यूमर सप्रेसर जीन का जब लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो आपका ऑन्कोजेनेसिस होगी, और ऑन्कोजीन्स का जब गेन ऑफ फंक्शन होगा तो ऑन्कोजेनेसिस होगी। जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो आपका ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर होता है, क्योंकि इसमें आपका जो HER2 रिसेप्टर होता है, HER2 आपका ऑन्कोजीन होता है, उसकी गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस होती हैं। वायरल ऑन्कोजेनेसिस में आपका CML होता है और ALL होता है, जिसमें BCL ABL की म्यूटेशंस आती हैं, और जो प्रोटोऑन्कोजीन्स में CMYC की एम्प्लीफिकेशन होती है आपके बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर। बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर क्या होता है कि आपके एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है, और CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया भी आपका ऑन्कोजीन होता है, जिसमें आपका BCR ABL जीन की म्यूटेशंस होती हैं। ऑन्कोजीन BCR ABL होता है आपके CML के अंदर, ALL के अंदर, और एप्स्टेन बार वायरस के अंदर आपका CMYC की एम्प्लीफिकेशन होती है, जो कि प्रोटोऑन्कोजीन्स होते हैं। उसके बाद वायरसेस जो होते हैं वो कैंसर करते हैं ऑन्कोजीन्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करा के। कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें आ जाएगा हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज बाय सच मैकेनिज्म। तो जो CML होता है वो आपका इसी मैकेनिज्म के थ्रू होता है। CML आपका वायरस ऑन्कोजेनेसिस की वजह से होता है, जिसमें आपका जो वायरस होता है आपके ऑन्कोजीन्स को ऑल्टर कर देता है। इसमें जो CML के अंदर जो ऑन्कोजीन होता है वो BCR ABL होता है, और जो ब्रेस्ट के अंदर था ऑन्कोजीन वो आपका HER2 था। आपका ब्रेस्ट कैंसर भी आपका ऑन्कोजीन की वजह से होता है, ऑन्कोजीन रिलेटेड ट्यूमर होता है, और जो आपका वायरसेस की वजह से जो ऑन्कोजीन की ऑल्ट्रेशन हो रही है वो CML के अंदर होती है, जिसमें आपका BCR ABL होता है। एक गर्ल है, उसकी हिस्ट्री थी कि उसकी सिस्टर को और उसकी मदर को मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर था बिफोर द एज ऑफ 40। व्हाट वारंट्स हाई रिस्क इन हर। ठीक है, BRCA1 आपने चेक करना है कि अगर BRCA1 की म्यूटेशंस है तो इसके अंदर भी हो सकता है उसकी मदर को और उसकी सिस्टर को 40 ईयर से पहले अगर मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हो गया है तो उसमें जो हाई रिस्क होगा कि उसके अंदर BRCA1 की म्यूटेशंस होंगी। जो ऑल ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं एक्सेप्ट BCL2 ट्यूमर सप्रेसर जीन नहीं है। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर ऑफ द सर्वाइक्स के लिए वो क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, सर्विक्स के कैंसर के लिए जो कार्सिनोजन होता है वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। अब एक कार्सिनोजन और उसके ऑर्गन एग्जाम्पल दी हुई है कि जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं जिसमें बेंजीन 2-नेफ्थाइल अमीन होता है, ये आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ब्लैडर के अंदर आपके ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराते हैं। रिमेंबर जो नाइट्रोजामाइंस होते हैं वो इसोफेजियल कार्सिनोमा भी कराते हैं। ठीक है, नाइट्रोजामाइंस आपके इसोफेजियल कार्सिनोमा कराते हैं, और जो नेफ्थाइल अमीन है, जो बेंजीन 2-नेफ्थाइल अमीन है, ये आपका ब्लैडर कार्सिनोमा में ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराते हैं। जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं जिसमें आपका एरोमेटिक अमाइंस के अंदर बेंजीन 2-नेफ्थाइलमीन जो एरोमेटिक अमाइन है ये आपके ब्लैडर का ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराता है, और जो नाइट्रोजामाइंस होते हैं वो आपका इसोफेजियल कार्सिनोमा कराते हैं। आर्सेनिक आपका लिवर के अंदर एंजियोसार्कोमा कराता है, और लंग के अंदर लंग कैंसर कराता है। आर्सेनिक लंग के अंदर लंग कैंसर कराता है, दोनों एल को अफेक्ट करता है। ठीक है, लंग के अंदर लंग कैंसर कराता है और लिवर के अंदर एंजियोसार्कोमा कराता है आर्सेनिक। और स्किन के अंदर जो आर्सेनिक होता है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। स्किन के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है, और स्किन के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। ठीक है, आर्सेनिक स्किन के अंदर आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। एस्पेस्टोस आपको लंग का ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराता है, और मीजोथेलियोमा कराता है। एस्पेस्टोस आपको लंग के अंदर ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराता है, साथ आपको मीजोथेलियोमा कराता है। जो सिगरेट स्मोक होता है वो ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराता है। इसोफेगस के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या फिर स्क्वामस एडिनो कार्सिनोमा भी कराता है। लेरिंग्स के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है, लंग के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है, और स्मॉल सेल कार्सिनोमा कराता है। जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं एस्परजिलस के अंदर होते हैं, और ये लिवर के अंदर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा कराते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो आपका सबसे पहले क्या था कि आपका जो बेंजीन 2-नेफ्थाइलमीन था जो कि आपका ब्लैडर के अंदर आपको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराता था, और जो नाइट्रोजामाइंस होते हैं वो इस वजह कार्सिनोमा कराते हैं। जो आर्सेनिक था वो आपको लिवर के अंदर एंजियोसार्कोमा कराता है, और लंग के अंदर आपको लंग कैंसर कराता है। साथ स्किन के अंदर आपको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है। अब जो एस्पेस्टोस है वो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कराता है, साथ आपको मीजोथेलियोमा कराता है। और जो सिगरेट स्मोक होता है वो आपको ब्लैडर के अंदर ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा कराता है। आपके एसोफेगस के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा दोनों कराता है। आपके लेरिंग्स के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है, आपके लंग के अंदर स्क्वामस सेल कार्सिनोमा कराता है, साथ स्मॉल सेल कार्सिनोमा कराता है। और जो एफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं वो आपको हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा कराते हैं लिवर के अंदर। अच्छा, उसके एफ्लाटॉक्सिन आपके एस्परजिलस फंगस से भी आते हैं। अब जो डाइटरी कार्सिनोजेंस होते हैं ना, स्पेसिफिक फॉर इसोफेजियल कार्सिनोमा इज नाइट्रोजामाइंस। ठीक है, नाइट्रोजामाइंस की जैसे आपको इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है। और एक अल्कोहलिक पेशेंट था जो कि बहुत अरसे से स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल भी पी रहा है, उसको नॉन हीलिंग अल्सर डेवलप होकर ओरल कैविटी के अंदर गम्स की ब्लीडिंग हो रही है, तो कॉज क्या होगी, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। अल्कोहलिक भी है साथ स्मोकर भी है, तो स्मोकर्स के अंदर अल्कोहलिक स्मोकर दोनों है, और उसको नॉन हीलिंग अल्सर अगर ओरल कैविटी के अंदर डेवलप हो गया साथ गम्स ब्लीड करें तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। एक पेशेंट है जो स्मोकिंग कर रहा है, पिछले 40 पैक्स एक साल के अंदर वो पीता है, और उसका रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन हो रहा है, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया भी हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स उसके एनलार्ज हुए हैं, चेस्ट उसकी बिल्कुल क्लियर है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगी, इसोफेजियल कार्सिनोमा। स्मोकिंग की वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर।
जो है प्लाक बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपको जो एथेरोस्क्लेरोसिस, स्मोकिंग आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। फार्मर्स को अगर हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है वो एफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से होता है, क्योंकि उनका क्रॉप से रिलेशन होता है, उसमें एस्परजिलस फंगस होती है, तो फार्मर्स के अंदर आपको एफ्लाटॉक्सिन की वजह से हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। जो इसोफेजियल कार्सिनोमा होता है वो नाइट्रोजामाइंस की वजह से होता है। पेशेंट है स्मोकर है, सीओपीडी का पेशेंट है, और कौन सी क्या चीज़ एक्ट करती है न्यूट्रोफिल इलास्टेज के ऊपर, निकोटीन एक्ट करती है आपकी न्यूट्रोफिल इलास्टेज के ऊपर। निकोटीन आपके न्यूट्रोफिल इलास्टेज के ऊपर एक्ट करती है। सीओपीडी का पेशेंट है और वो क्रॉनिक स्मोकर है। अब एक पेशेंट आया जिसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा था, वो हिस्ट्री दी है कि उसको वर्क करता है लेड पाइप कंपनी के अंदर, पाइप फैक्ट्री के अंदर काम करता है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वाला पेशेंट है, पाइप के अंदर पाइप फैक्ट्री में काम करता है। रिस्क फैक्टर क्या होगा, विनाइल क्लोराइड। पाइप फैक्ट्री के अंदर विनाइल क्लोराइड की वजह से भी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर आपका आर्सेनिक की वजह से होता है। जो मोस्ट कॉमन कार्सिनोजन है वो केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स आपके मोस्ट कॉमन कार्सिनोजेंस होते हैं। प्लास्टिक की फैक्ट्री में अगर कोई काम करता है वो हाइड्रोकार्बन से एक्सपोज्ड होता है तो उसको यूरिनरी ब्लैडर कार्सिनोमा हो सकता है। जो प्लास्टिक की फैक्ट्री में जो काम करते हैं अगर वो हाइड्रोकार्बन से एक्सपोज्ड होंगे तो उनको ब्लैडर का कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। प्लास्टिक की फैक्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन से एक्सपोज्ड होते हैं उनको यूरिनरी ब्लैडर का कार्सिनोमा हो जाता है। और कौन सा केमिकल कार्सिनोजन होता है, बेंजीडीन आपका केमिकल कार्सिनोजन है। और जो अल्कोहल टू लिवर जो होती है ना वो कार्सिनोजन रिलेटेड टू ऑर्गन है, तो अल्कोहल जो है वो लिवर के लिए एक कार्सिनोजन होती है। एच पाइलोरी की वजह से जो कार्सिनोमा होता है वो आपका गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होता है। एच पाइलोरी की वजह से कौन सा कैंसर है जो कि वायरस कार्सिनोजन की वजह से होता है, टी सेल ल्यूकीमिया वायरस कार्सिनोजन होता है। ठीक है, वह टी सेल ल्यूकीमिया जो होता है वायरस कार्सिनोजन उसकी कॉज होती है टी सेल ल्यूकीमिया की। इनमें से बताया हुआ है कि कौन सा जो एफ्लाटॉक्सिन से होता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा आपका एफ्लाटॉक्सिन से होता है। अल्कोहलिक पेशेंट है, उसके एलएफटीज बढ़े हुए हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हैं तो उसको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होगा। हेपेटिक एंजियोसार्कोमा के अंदर जो होता है वो एसोसिएटेड होता है विनाइल, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा विनाइल क्लोराइड के साथ भी एसोसिएटेड था, और एंजियोसार्कोमा आपका आर्सेनिक की वजह से भी हो रहा था। लिवर के अंदर एंजियोसार्कोमा आर्सेनिक की वजह से भी होता है, विनाइल क्लोराइड की वजह से भी होता है। एक नॉन अल्कोहलिक पेशेंट था, स्मोकर था, उसको ऑरल कैविटी के अंदर आपको लीजन मिल रहा है तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का ऑरल कैविटी का। 65 ईयर ओल्ड मेल है, नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं करता, वेट लॉस हो रहा है और हिस्ट्री भी नहीं दे, उसको बुखार की भी कोई हिस्ट्री नहीं है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की भी हिस्ट्री नहीं है, लेकिन जो सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स उसके लार्ज हुए हुए हैं और आपको 1 to 3 सेंटीमीटर रेडियो ओपेक शैडो नजर आ रहा है बायलैटरली। सुप्राक्लेविकल लिम्फ नोड्स उसके लार्ज हुए हुए हैं तो इसमें होगा मेटास्टेटिक कार्सिनोमा होगा। और क्रॉनिक स्मोकर है, हिस्ट्री दे रहा है, स्मोकिंग भी करता है, कफ भी है, उसको है, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस हुआ है, सीजर्स हो रहे हैं, डिप्लोपिया हुआ है, डिफिकल्टी इन टॉकिंग है, तो एमआरआई ब्रेन के ऊपर आपको मेटास्टेटिक कैंसर नजर आएगा। पेशेंट है, स्मोकिंग करता है, सेरिब्रल हेमरेज हो गया, डायग्नोज है, मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर होगा, प्राइमरी साइड ऑफ द ट्यूमर जो कि उसकी लंग्स के अंदर होगी। अब 65 ईयर ओल्ड स्मोकर है, 20 सिगरेट वो पीता है एक दिन के अंदर पिछले 20 सालों से, और प्रेजेंट किया है माइल्ड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के साथ। जब आपने एल्वुलाई की बायोप्सी कराई तो आपको स्क्वामस मेटाप्लेजिया मिलेगा। स्क्वामस मेटाप्लेजिया आपको एल्वुलाई के अंदर मिलता है अगर कोई क्रॉनिक स्मोकर होगा। एक लंग कार्सिनोमा वाला पेशेंट है जो कि अल्कोहलिक है, स्मोकिंग कर रहा है, अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल उसके ज़्यादा हुए हैं, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होगा, अल्कोहल। अल्कोहल की वजह से उसको जो है उसके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, जो कार्सिनोमा में अल्कोहल ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिवर के कैंसर के अंदर। एक आदमी है जो कि डार्क कलर नोड्यूल उसको डेवलप हो गया विद इरेगुलरिटी इन द डॉर्सम ऑफ द राइट हैंड के ऊपर। ठीक है, डॉर्सम ऑफ द राइट हैंड के ऊपर उसको डार्क कलर नोड्यूल बना। ठीक है, उसकी इरेगुलरिटी भी है। एग्जामिनेशन के ऊपर आपके एक्सरे लिम्फ नोड्स भी उसके पैल्पेबल थे। जो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगा, एक्सपोजर टू यूवी लाइट, एक्सपोजर टू यूवी लाइट की वजह से उसका डेवलप हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस बताया हुआ है कि जो स्मोकर होते हैं ना, अगर वो प्लास्टिक फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे तो उनको अगर पेनलेस हिमाचूरिया हो रहा है, प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा था और स्मोकिंग भी करता है, उसको पेनलेस हिमाचूरिया हुआ, उसकी यूरिन के अंदर ब्लड आना स्टार्ट हुआ और साथ उसको एटिपिकल यूरोथीलियल सेल्स भी उसकी यूरिन के अंदर आ रहे हैं। तो डायग्नोसिस क्या होगी, ब्लैडर कार्सिनोमा होगा। जो कॉज होगी वो स्मोकिंग होगी, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से आपको ब्लैडर का यूरोथीलियल ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा, यूरोथीलियल कार्सिनोमा आपको ब्लैडर का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा ही होता है। ठीक है, ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा ही होता है स्मोकिंग की वजह से, और बेंजीन 2-नाफ्थैलेमीन की वजह से भी आपको ट्रांजिशन सेल कार्सिनोमा आ रहा था ब्लैडर का। अब एक पेशेंट है, स्मोकिंग भी करता है और टायर फैक्ट्री के अंदर काम करता है, मतलब प्लास्टिक की फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है और उसको पेनलेस हिमाचूरिया डेवलप हो गया, डायग्नोज है ब्लैडर कैंसर हो गया। बट स्लाइटली कॉज क्या होगी, स्मोकिंग की वजह से उसको डेवलप हो गया। ठीक है, स्मोकर है ना, स्मोकिंग की वजह से उसको कार्सिनोमा डेवलप हुआ है। एक नॉन स्मोकर है, पेशेंट प्रेजेंट किया है चेस्ट हैवीनेस के साथ, उसकी हैवी चेस्ट हुई है, कफ है, हिमोप्टेसिस है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ही वाज डायग्नोज द केस ऑफ द लंग कैंसर। ठीक है, नॉन स्मोकर है, स्मोकिंग नहीं करता है, हैवी चेस्ट है, हिमोप्टेसिस भी हो रही है और उसका इन्वायरमेंटल एजेंट एक्सपोजर होगा जिस वजह से उसको ये डिसेबिलिटी डेवलप, तो रेडॉन की वजह से बेसिकली होता है। अब एक ओल्ड मैन है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, नॉन प्रोडक्टिव कफ हो रही है पिछले 2 महीनों से, अब प्रेजेंट किया ब्लड स्ट्रीक स्पूटम आ रहा है और बायलैटरल आपको विजिंग भी मिल रही है। चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको 5 सेंटीमीटर हाइलर मैस मिल रहा है लेफ्ट लंग के अंदर, हेमरेजिक प्लूरल फ्यूजन भी है। स्पूटम के ऊपर आपको हाइपरक्रोमैटिक प्लियोमॉर्फिक सेल्स नजर आने में, स्कैंटी साइटोप्लाज्म और एक्सपोजर क्या को रेडोन पे। अब रेडोन क्यों होगा, रेडोन आपकी सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर है स्मोक के बाद। अगर तो स्मोक नहीं दिया हुआ तो फिर आपने रेडोन को लगाना है और एस्बेस्टोस एक्सपोजर की कोई हिस्ट्री नहीं दी हुई है। अगर तो सिनेरियो के अंदर स्मोकर हो तो फिर आपने स्मोकिंग को प्रेफर करना होता है। अगर तो पेशेंट स्मोकिंग नहीं करता, स्टिल उसको लंग कैंसर है तो फिर, और
एस्बेस्टॉस या किसी और चीज़ के बारे में भी नहीं बताया हुआ तो फिर आपने रेडॉन को करना है। अगर एस्बेस्टॉस का बताया हुआ होगा तो फिर आपने एस्बेस्टॉस को कलेक्ट करना है, अदरवाइज वो स्मोकर होगा तो फिर आपने स्मोकिंग करना है। रेडॉन आपकी सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर है। अब एक 60 ईयर ओल्ड आपके पास मेल आया है, फैक्ट्री वर्कर, और उसको फैक्ट्री वर्कर है, एसाइटीज़ के साथ प्रेजेंट किया। एसाइटिक फ्लूइड के अंदर आपको हेमरेजिक एसाइटिक फ्लूइड है और उसमें आप मैलिग्नेंट सेल्स भी आपको मिल रहे हैं। लीवर बायोप्सी के ऊपर आपको एंजियोसार्कोमा मिल रहा है, तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, विनाइल क्लोराइड की वजह से आपका एंजियोसार्कोमा हो जाता है और हमने आर्सेनिक की वजह से भी एंजियोसार्कोमा हो रहा था। ओके सो नाउ अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक 60 ओल्ड फार्म वर्कर है, प्रेजेंट किया है, उसको एसाइटीज़ है। एसाइटीज़ के साथ एसाइटिक फ्लूइड जो है वो उसका हेमरेजिक है और उसके अंदर मैलिग्नेंट सेल्स आपको नजर आ रही हैं और लीवर की बायोप्सी जब कराई तो हमें एंजियोसार्कोमा मिला। एसाइटीज़ के ऊपर जब आपको ब्लड नजर आए या फिर आपको अगर हेमरेजिक एसाइटीज़ हो तो फिर आप एंजियोसार्कोमा के बारे में पूछ सोचते हो और जो मोस्ट लाइकली कॉज होगी वो आर्सेनिक होगा। अब इसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, अगर तो फार्म वर्कर के बारे में बताया हो तो आपका आर्सेनिक होगा, लेकिन अगर आपके सिनेरियो के अंदर फैक्ट्री वर्कर का बताया हो तो फिर आप विनाइल क्लोराइड करोगे। विनाइल क्लोराइड आर्सेनिक दोनों ही एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर कराते हैं, लेकिन अगर फार्म वर्कर होगा तो उसमें आर्सेनिक होगा, लेकिन अगर फैक्ट्री का काम कर रहा होगा तो फिर इसको विनाइल क्लोराइड की वजह से एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर डेवलप हो जाता है। अब उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक ट्यूमर क्या होता है। ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए बस ये 125 होता है डायग्नोस्टिक ट्यूमर ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए। फॉर ट्यूमर मार्कर्स आपने ये बात याद रखनी है, जो ट्यूमर मार्कर्स होते हैं उसको हम रिकरेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और थेरेपी के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए। डायग्नोसिस के लिए हम ट्यूमर मार्कर्स को यूज़ नहीं करते, बल्कि रिकरेंस को चेक करने के लिए कि दोबारा से तो ट्यूमर डेवलप नहीं हो रहा, या फिर जो थेरेपी का रिस्पॉन्स है वो कैसा आ रहा है, कि जो ट्यूमर मार्कर्स के लेवल्स कम हो रहे हैं थेरेपी देने से, तो ये रिस्पॉन्स टू थेरेपी और रिकरेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम ट्यूमर मार्कर्स को यूज़ करते हैं। और जो डायग्नोसिस होती है उसके लिए हम हमेशा बायोप्सी कराते हैं, कैंसर्स की के लिए हमेशा हम बायोप्सी कराते हैं। अभी ट्यूमर मार्कर्स और एसोसिएटेड कैंसर्स बताए हुए। सबसे पहले जो आपके ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है, वो जब आपको बोनी या फिर लिवर मेटास्टेसिस होती है तो ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जब कोई भी कैंसर आपके बोन तक जाता है या फिर आपके लिवर तक जाता है तो आपके ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। पैजेट्स डिजीज़ ऑफ द बोन के अंदर आपके ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और सेमिनोमा के अंदर आपके ALP के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल आपके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं। योग सैक के अंदर आपका जो एंडोमेट्रियल साइनस ट्यूमर या फिर जो योग सैक ट्यूमर होता है उसके अंदर आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं और जो मिक्स जर्म सेल ट्यूमर होता है उसमें ये ज़्यादा हो जाते हैं। अब लिखा हुआ है कि नॉर्मली जो होता है ना वो अल्फा फीटोप्रोटीन्स आपके फीटस से बनता है और ये प्रेगनेंसी के अंदर थोड़ी अरसे के लिए अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल आपके ज़्यादा हो जाते हैं। अगर तो अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल बहुत ज़्यादा हो प्रेगनेंसी के अंदर तो फिर इसका मतलब है कि उसको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल कम हो तो फिर डाउन सिंड्रोम होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के अंदर इसके लेवल थोड़ा बहुत एलिवेट हो जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाएगा तो आपको न्यूरल डिफेक्ट्स होंगे, और अगर अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल बहुत कम होंगे तो आपको डाउन सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। अब जो बीटा HCG होता है ये आपका हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है और हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है। जो बीटा HCG होता है आपका हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर आपका इंक्रीज करता है, आपका कोरिया कार्सिनोमा के अंदर आपका ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज़ कहते हैं। टेस्टिस के कैंसर के अंदर जिसमें आपका सेमिनोमा आता है और आपका एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा आता है, इसमें भी आपका बीटा HCG के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। बीटा HCG आपके सिंक्सीटर ट्रोफोब्लास्ट और द प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होता है। इसका निमोनिया के सिंक्सीटर ट्रोफोब्लास्ट सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं बीटा HCG को। ठीक है, सिंक्सीटर ट्रोफोब्लास्ट आपके जो सिंक्सीटर ट्रोफोब्लास्ट होते हैं प्लेसेंटा के, वहाँ से सिक्रीट होता है। सिंक्सीटर ट्रोफोब्लास्ट सिंथेसाइज भी करते हैं और सिक्रीट भी करते हैं बीटा HCG को। अब जो बीटा HCG होता है वो हाइड्रेटिफॉर्म मोल के अंदर कोरिया कार्सिनोमा जबकि जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज के अंदर होता है। यहाँ पे टेस्टिकुलर कैंसर में आपका सेमिनोमा या एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के अंदर भी आपके बीटा HCG के लेवल बढ़ जाते हैं। जो CA15-3 होता है जिसे ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद आता है CA19-9 पैंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा। पैंक्रियास के कार्सिनोमा के अंदर CA19-9 आपका रेज्ड होता है। ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आपका CA15-3 आपका ज़्यादा होता है। CA125 आपका ओवेरियन कार्सिनोमा के अंदर ज़्यादा हो जाता है और जो कार्सिनोनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA होता है वो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा के अंदर, पैंक्रियास के कार्सिनोमा में और आपके हल्का फुल्का ये ब्रेस्ट कार्सिनोमा में भी CEA ज़्यादा होता है। उसके बाद जो PSA होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये आपका प्रोस्टेट के अंदर ज़्यादा हो जाता है, प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा हो जाता है। और जो कैल्सिटोनिन होता है मेडुलरी थायराइड कैंसर्स के अंदर ज़्यादा हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसे हम डिटेक्ट करते हैं ट्यूमर सेल्स को ब्लड के अंदर, वो पैप स्मेयर होता है। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर करा के हम सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स को ब्लड के अंदर डिटेक्ट कर लेते हैं। ओवेरियन कार्सिनोमा के लिए CA125 होता है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा के लिए CA15-3 होता है। अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल आपके टेस्टिकुलर कार्सिनोमा के अंदर ज़्यादा हो जाते हैं और अल्फा फीटोप्रोटीन जो होते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, AFP के लेवल जो होता है ना वो टेस्टिकुलर ट्यूमर सिनेरियो विच वाज द मार्कर अल्फा फीटोप्रोटीन्स। ठीक है, टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर भी आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं और आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर भी ज़्यादा होते हैं। टेस्टिस के ट्यूमर्स में जो आपने पढ़ा था कि जो योग सैक था ना उसके अंदर मिक्स जर्म सेल ट्यूमर होता है उसमें आपके अल्फा फीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं।
तो इसलिए आपने यहाँ देखा कि जो टेस्टिकुलर ट्यूमर होता है उसके सिनेरियो में अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर योग सैक ट्यूमर का एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर दिया हुआ होगा या फिर आपको मिक्स जर्म सेल ट्यूमर दिया हुआ होगा तो आपके अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर ज़्यादा हो जाता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा के एफपी के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जो बी सेल्स के जो ट्यूमर मार्कर होता है वो CD1920 होता है। CD1920 आपका बी सेल्स ट्यूमर का मार्कर होता है। जिस तरह एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर जीफैप होता है, एस्ट्रोसाइटोमा में आपका जीफैप ज़्यादा हो जाता है। कॉलन के कैंसर के अंदर CEA ज़्यादा हो जाता है। कैल्सिटोन में आपके थायराइड मेडुलरी कार्सिनोमा होता है, थायराइड के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और कॉलन के कैंसर के अंदर आपको CEA ज़्यादा हो जाता है। जो मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर होता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का, इसमें आपको एंटी स्टाइल कोलिनिस्ट्रेज आपको मिलती हैं जो कि अल्फा बीटा प्रोटीन से भी ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेज आपकी ज़्यादा होती है अल्फा बीटा प्रोटीन से। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेजेस आपको मिलती हैं जो कि अल्फा बीटा प्रोटीन से भी ज़्यादा होती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर आपकी एसिटाइल कोलिनिस्ट्रेजेस होती हैं जो कि अल्फा बीटा प्रोटीन से भी ज़्यादा होती हैं। उसके बाद जो ऑल मार्कर्स होते हैं आपके एस्टाइल कोलिनिस्ट्रेज आपकी ज़्यादा होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स वाले पेशेंट्स के अंदर एज़ कम्पेयर टू अल्फा बीटा प्रोटीन्स। और सारे के सारे मार्कर्स होते हैं ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी के एक्सेप्ट हाइड्रोक्सीफ्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोक्सीफ्लोरीन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मार्कर नहीं होता है। जो वाइल मार्कर्स आर अल्कलाइन फॉस्फोरेस, ऑस्टियोकैल्सिन एंड बोन स्कैन। बोन स्कैन से हमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का पता चलता है, ऑस्टियोकैल्सिन से पता चलता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज से पता चलता है, लेकिन हाइड्रोक्सीप्रोलीन आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी का मार्कर नहीं है। एक यंग गर्ल थी, उसको फटीग हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एग्जामिनेशन के ऊपर उसका एसाइटीज़ मिल रही है, राइट साइड पे प्लूरल एफिजन डेवलप हो गई है, एब्डोमिनो पेल्विक मैस भी आपको मिल रहा है, अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर आपको ओवरी के अंदर मैस नजर आ रहा है। कौन सा मार्कर होगा, CA125। जो कार्सिनोमा ऑफ ओवरी होता है उसमें आपको हाइपोक्रोमैटिक सेल्स नजर आ रहे हैं। ट्यूमर मार्कर जो होता है CA125 होता है। फीमेल डायग्नोस किए ओवेरियन कैंसर के साथ, एसाइटीज़ भी उसको है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपने दी, आपको न्यूक्लियस आपको मिल रहे हैं तो अबाउट द न्यूक्लियस टू ऑफ द ट्यूमर सेल्स बट नॉट एनफ टू रीच सम कंक्लूजन। द ट्यूमर मार्कर विल बी CA125। ठीक है, अगर आपको ओवेरियन कैंसर है तो उसका जो ट्यूमर मार्कर होगा CA125 होगा। एक यंग अनमैरिड फीमेल थी, उसको एब्डोमेन के अंदर आपको एक पेल्विस के अंदर मैस मिल रहा है। अनमैरिड फीमेल के अंदर चेस्ट एक्सरे के ऊपर आपको मेटास्टेसिस नजर आ रही है, तो ट्यूमर मार्कर जो होगा CA125 होगा ओवेरियन कैंसर के लिए। अच्छा, उसके बाद दिया हुआ है कि आपके पास अनमैरिड 18 ओल्ड फीमेल है जिसको एक मैस उसका प्रोड्यूट कर रहा है अप टू द अम्ब्लाइकस। ठीक है, मैस उसका अम्ब्लाइकस तक आपको एक मैस फील हो रहा है एब्डोमेन के अंदर CT स्कैन के ऊपर। अब एक पेशेंट है, अनमैरिड है, 18 ओल्ड फीमेल है, आपको मैस नजर आ रहा है अम्ब्लाइकस तक और CT स्कैन के ऊपर आपको चेस्ट के अंदर मेट्स नजर आ रहे हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर हम यूज़ करेंगे, CA125। तो यंग अनमैरिड फीमेल्स के अंदर ज़्यादातर ओवेरियन कार्सिनोमा कॉमन होते हैं और CA125 इसका मार्कर होता है। फॉलोइंग ट्यूमर मार्कर जो कि पॉजिटिव होगा 60% पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर, 80% कॉलन कैंसर के अंदर और कोलेंजाइटिस में भी। आपका CA आपका कोलेंजाइटिस के अंदर, 80% कॉलन कैंसर में और 60% पैंक्रियाटिक कैंसर के अंदर पॉजिटिव होता है। हेमिकोलेक्टमी के बाद लेफ्ट कॉलन की कैंसर था, उसका आपने हेमिकोलेक्टमी कर दी। जो मार्कर जो मॉनिटर रिकरेंस का होगा वो CEA होगा। CEA से आप जो कॉलन के कैंसर को जो है बाद में मॉनिटर कर सकते हो रिकरेंस को। कॉलन कैंसर सर्जरी आपने की, कोई मेट्स प्रेजेंट नहीं है, तो कॉलन कैंसर मार्कर जो होता है CEA होता है। एक एंटीजन प्रेजेंट है हाई कंसंट्रेशन के अंदर आपके प्लाज्मा ऑफ द नॉर्मल फीटस के। ठीक है, नॉर्मल फीटस के प्लाज्मा में ज़्यादा होता है अल्फा बीटा प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं द पेशेंट विद प्रोग्रेसिव CA ऑफ द कॉलन। ठीक है, एंटीजन फाउंड इन हाई कंसंट्रेशन प्लाज्मा ऑफ द नॉर्मल फीटस। ठीक है, नॉर्मल फीटस के प्लाज्मा के अंदर CA ज़्यादा होता है और जिनको कॉलन का कैंसर होता है उसके अंदर CA के लेवल ज़्यादा होते हैं। कॉलन के कैंसर के अंदर आपका CA के लेवल ज़्यादा होते हैं। एक ग्रुप ऑफ मेल्स है, स्टडी कर रहा था न्यूप्लेजिया का, और डेट ग्रुप वाज पॉजिटिव फॉर अल्फा बीटा प्रोटीन। ठीक है, मेल्स के अंदर क्या अल्फा बीटा प्रोटीन पॉजिटिव था। अब कौन सा न्यूप्लेजिया होगा जो कि पॉजिटिव होगा, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के अंदर आपका जो अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल, या योग सैक ट्यूमर, एंडोडर्मल साइनस ट्यूमर जो होता है उसके अंदर आपके अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद आ जाएगी मिक्स जर्म सेल ट्यूमर के अंदर भी आपके अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल पॉजिटिव होते हैं मेल्स के अंदर। उसके बाद प्रोस्टेट मार्कर रिलीज सैंपल आपने लिया, कौन सा स्ट्रक्चर होगा, यूरोजेनिटल साइनस से। जो प्रोस्टेट मार्कर आपने रिलीज हुआ है, सैंपल हम कहाँ से लेते हैं, यूरोजेनिटल साइनस से हम सैंपल लेते हैं प्रोस्टेट मार्कर का। ठीक है, प्रोस्टेट मार्कर का जो सैंपल है हम यूरोजेनिटल साइनस से लेंगे। उसके बाद आ जाएगा हाउ टू डिफरेंशिएट हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द हाउ टू डिफरेंशिएट द हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन माइलोसिटिक स्टेज। ठीक है, माइलोसिटिक स्टेज के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को हम CD34 पॉजिटिव से डिफरेंशिएट करते हैं। माइलोसिटिक स्टेज के अंदर हिमेटोपोएटिक सेल्स को हम CD34 स्टेज से CD34 पॉजिटिव होने की वजह से हम जो है वो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स को माइलोसिटिक चेंज के अंदर जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं। माइलोसिटिक स्टेज के अंदर हिमेटोपोएटिक स्टेम्स को CD34 पॉजिटिव से डिफरेंशिएट करते हैं। ट्यूमर मार्कर ब्रेस्ट का जो होता है CA15-3 होता है। ऑन्कोफीटल ट्यूमर मार्कर इन हिमेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज रेज्ड अल्फा बीटा प्रोटीन्स। ठीक है, जो आपका हिमेटोसेलुलर कार्सिनोमा के अंदर अल्फा बीटा प्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। जो ट्यूमर मार्कर है पेशेंट का जिसको कॉलन का कैंसर था और कोई लिवर मेटास्टेसिस नहीं है, तो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन हम करेंगे। और उसके बाद असेसमेंट ऑफ मसल इंजरी इज वन ऑफ द विच मार्कर। ठीक है, CK MM से जो है हम मसल इंजरी की क्रेटिनिन
CK-MM से हम जो मसल इंजरी को असेस करते हैं। उसके बाद एक मेल था प्रेजेंट किया टेस्टिकुलर मास के साथ, उसके अल्फा वीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर एक पेशेंट है जिसका तो एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा है, एम्ब्रियोनल कार्सिनोमा के अंदर आपके अल्फा वीटोप्रोटीन्स के लेवल ज़्यादा होते हैं। साइटोकैरेटिन जो होता है इसमें हम स्टेनिंग यूजफुल होती है, साइटोकैरेटिन स्टेनिंग यूजफुल न्यूप्लाज्म टू डिटरमाइन इज एट कैंसर, ठीक है। साइटोकैरेटिन का हम स्टेनिंग करते हैं ताकि हम न्यूप्लाज्म को डिटरमाइन कर सकें कि वो कैंसर ही है। साइटोकैरेटिन की स्टेनिंग यूजफुल होती है न्यूप्लाज्म को डिटरमाइन करने में कि वो कैंसर है। सेल्स की एक्टिविटी आपकी ज़्यादा हो जाती है बाय विच मार्कर इंटरल्यूकिन 2 की वजह से आपकी सेल्स की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। जो इंटरल्यूकिन 2 होता है वो टी सेल्स की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है और नेचर किलर सेल्स की एक्टिविटी को भी ज़्यादा कर देता है। इंटरल्यूकिन 2 नेचर किलर सेल्स और टी सेल्स की एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है। जो सेल्स की एक्टिविटी होती है वो इंटरल्यूकिन 2 से ज़्यादा हो जाती है। इंटरल्यूकिन 2 नेचर किलर सेल्स और आपके NK सेल्स और आपके जो टी सेल्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ज़्यादा कर देता है। जो एंटीरियर रिसेक्शन जब आपने 3 सेंटीमीटर तो थायराइड कार्सिनोमा की और जब आपने हिस्टोपैथोलॉजी कराई तो उसका आपको कॉन्गरेट स्टेनिंग उसने लिया और ट्यूमर मार्कर जो होगा इसके लिए वो क्या होगा, वो आपका कैल्सिटोनिन होगा, ठीक है। कॉन्गरेट स्टेनिंग उसकी होती है कैल्सिटोनिन की, मेडुलरी कार्सिनोमा होता है थायराइड की। कार्सिनोमा का मार्कर क्या होता है, कैरेटिन, ठीक है। कैरेटिन जो होता है वो कार्सिनोमा का मार्कर होता है। कैरेटिन आपकी कार्सिनोमा का मार्कर होता है। ओट सेल कार्सिनोमा जो होता है उसका मार्कर ACTH होता है। ओट सेल कार्सिनोमा का जो मार्कर होता है वो ACTH होता है। एक यंग मेल था, सॉलिड फ्रिम नॉन हेमरेजिक मैस उसको राइट टेस्टिस के अंदर मिल रहा है। टेस्टिस में एक मैस है जो कि सॉलिड है, फ्रिम है, नॉन हेमरेजिक है। उसके अल्फा वीटोप्रोटीन्स के लेवल और HG के लेवल दोनों नॉर्मल है और इट वॉज रिसेक्टेड, द पेशेंट इज ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी, द मोस्ट लाइकली ट्यूमर इज सेमिनोमा। ऐसा पेशेंट जिसके अंदर अल्फा वीटोप्रोटीन्स के लेवल भी नॉर्मल है और बीटा HG के लेवल भी नॉर्मल है तो ट्यूमर कौन सा होगा, सेमिनोमा होगा। सेमिनोमा के अंदर अल्फा वीटोप्रोटीन्स और HG के लेवल नॉर्मल होते हैं और रेडियोथेरेपी से आपने इसको ट्रीट किया तो ट्यूमर कौन सा होगा, सेमिनोमा होगा। क्योंकि जो सेमिनोमा होता है ना उसके अंदर आपके ALP के लेवल ज़्यादा होते हैं लेकिन आपका जो AFP और जो HCG होता है वो आपके नॉर्मल ही रहते हैं। अब एक प्रेग्नेंट फीमेल थी 6 वीक्स की, उसका HCG पॉजिटिव है और राइट आइलिड फॉसा के अंदर पेन, इसका मतलब क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। सीरम बीटा HCG लेवल आपके कम होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर देन इन द हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है। बीटा HCG के लेवल आपके एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो है ना वो हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है। हेल्दी प्रेगनेंसी के अंदर आपके जो बीटा HCG के लेवल होते हैं वो ज़्यादा होते हैं लेकिन आपकी अगर एक 6 वीक प्रेग्नेंट लेडी है और उसको राइट आइलिड फॉसा के अंदर पेन हो रहा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी क्योंकि इसमें बीटा HCG के लेवल कम होते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर एज कम्पेयर टू हेल्दी प्रेगनेंसी। प्रेग्नेंट फीमेल है 20 वीक ऑफ जेस्टेशन के ऊपर आई, उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और पैसेज ऑफ वेसिकल्स हो रहा है, ठीक है। तो बीटा HCG उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद एक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी आपने की है जिसमें आपने पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स को डिटरमाइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पेनाइल स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया। इट इज ऑब्जर्व द पर्सन हु डेवलप दिस डिजीज आर एल्डरली मैन, ठीक है। ज़्यादातर जो होते हैं एल्डरली मैन होते हैं जिनको पेनाइल स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेसिया होता है। जो मेडिकल हिस्ट्रीज थी इन मैन की वो रिव्यू की गई, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज मोस्ट लाइकली टू बी फाइंड टू प्रोसीड डेवलपमेंट द पेनाइल न्यूप्लेसिया। पेनाइल न्यूप्लेसिया फिमोसिस की वजह से आपको पेनाइल न्यूप्लेसिया डेवलप हो जाता है। अब फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड जो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं इसमें आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग आता है। सबसे पहले आ जाएगा जो कशिंग सिंड्रोम होता है, इसमें ACTH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स जो आपके फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड होते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर आपको जो है कशिंग सिंड्रोम डेवलप हो जाता है, ACTH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर आपका SIADH भी हो जाता है जिसमें आपके ADH के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं, जिसमें सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन, ADH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कशिंग सिंड्रोम हो जाता है क्योंकि ACTH की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह से जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग होता है, हेड होता है, नेक होता है, इसमें आपके पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन जो होती है उसकी रिलीज ज़्यादा होती है और आपको हाइपर कैल्सीमिया डेवलप हो जाता है। अब जो रीनल सेल कार्सिनोमा होता है और जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है इसमें आप में एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज ज़्यादा होती है और आपको पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर भी आपको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है और फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर भी आपके एरिथ्रोपोइटिन के ज़्यादा रिलीज हो जाने की वजह से आपको पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर हेड और नेक के अंदर आपका पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड रिलीज हो रहा था जिस वजह से आपका कैल्शियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं ब्लड के अंदर। और कशिंग सिंड्रोम और साथ आपको SIADH दोनों ही स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अब जो एक्टोपिक पैराथायरॉइड हार्मोन है वो आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग से प्रोड्यूस होता है। पैराथायरॉइड हार्मोन आपके स्क्वामस सेल से होगा और स्मॉल सेल से आपका ADH और ACTH होता है। अब एक पेशेंट आया है जिसकी हिस्ट्री है कि वो स्मोकिंग करता था मल्टीपल पैक्स पर डे, ही डेवलप स्मॉल सेल कार्सिनोमा या ओट सेल कार्सिनोमा उसको डेवलप हो गया, सीक्रेटेड बाय द एट इज ACTH। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ओट सेल कार्सिनोमा का जो मार्कर होता है, ओट सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग का या जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर जो ओट सेल कार्सिनोमा होता है उसका मार्कर जो होता है वो ACTH होता है क्योंकि ACTH रिलीज होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग के अंदर। स्मॉल सेल या ओट सेल लंग कार्सिनोमा के अंदर कौन सा ट्यूमर मार्कर होगा, ACTH होता है। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम, ठीक है। पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम्स के साथ सबसे ज़्यादा आपको जो है वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग एसोसिएटेड होता है। रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर आपको पॉलीसाइथीमिया हो जाता है एज अ पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम। एक 50 ओल्ड मैन था जिसको एकिंग पेन हो रहा है राइट फ्लैंक के अंदर, साथ उसके यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन उसका और सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और RFT सारे सब नॉर्मल है। हीमोग्लोबिन उसका 18 हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और सीरम कैल्शियम उसका 11 है जो कि नॉर्मल है। और इमेजिंग के ऊपर आपको मैस नजर आए राइट फ्लैंक के
अंदर, तो क्या कॉज होगी, रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा वाले पेशेंट्स का जो हीमोग्लोबिन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनको पॉलीसाइथीमिया डेवलप हो जाता है एज अ पैरानीप्लास्टिक सिंड्रोम। और आपको अगर फ्लैंक में मैस मिलेगा तो वो भी रीनल सेल कार्सिनोमा ही होगा। स्मॉल सेल कार्सिनोमा लंग की वजह से आपको SIADH भी डेवलप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है अगला कि एक आपके पास पर्सन है जो पान खाता था और बीटल खाता था, पान खाता था। कॉम्प्लिकेशन क्या डेवलप हो सकती है, उसको सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है पान खाने की वजह से, बीटल नट्स खाने की वजह से। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो मोस्ट कॉमन होता है वो ल्यूकोप्लेकिया होता है, और जो मोस्ट लीथल होता है वो एरिथ्रोप्लेकिया होता है। ठीक है, एरिथ्रोप्लेकिया लीथल होता है और जो कॉमन है वो ल्यूकोप्लेकिया है। बीटल नट च्यूइंग जो करते हैं उनके अंदर सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस हैं इसमें आपकी सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है, स्क्वामस पेपिलोमा हो सकता है, एक्टिनिक केराटोसिस और बैरेट्स एसोफेगस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया हुआ है कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशंस होती हैं उसमें सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस होती है, एक्टिनिक केराटोसिस होती है, और स्क्वैमल पेपिलोमा होता है, या फिर आपको बैरेट्स एसोफेगस हो सकता है। प्री मैलिग्नेंट लीजन कॉज करते हैं क्रॉनिक अल्सर्स। प्री मैलिग्नेंट लीजन की वजह से आपको क्रॉनिक अल्सर्स डेवलप हो सकते हैं। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन के अंदर आपकी सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस थी, एक्टिनिक केराटोसिस थी, बैरेट्स एसोफेगस था, स्क्वैमस पेपिलोमास थी। जो मोस्ट लीथल थी वो आपकी एरिथ्रोप्लेकिया है, और जो मोस्ट कॉमन आपकी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है वो ल्यूकोप्लेकिया है। और बीटल नट च्यूइंग की वजह से आपको सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप हो जाती है। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो होते हैं वो क्रॉनिक अल्सर्स कराते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है प्री मैलिग्नेंट चेंज की, माउथ के अंदर अडल्ट्स में वो क्रॉनिक अल्सर्स होते हैं। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट चेंज की वजह से आपको अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं मुंह के अंदर। और वो जो कार्सिनोमा कभी भी मेटास्टेसाइज नहीं करता है वो आपका बेसल सेल कार्सिनोमा होता है। बेसल सेल कार्सिनोमा आपका लोकली मैलिग्नेंट होता है। लोकली मैलिग्नेंट जो होता है बेसल सेल कार्सिनोमा होता है, ये मेटास्टेसाइज नहीं करता है। प्री मैलिग्नेंट कंडीशन जो कि आपके लाइकन प्लानस आपकी प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, और प्री मैलिग्नेंट लीजन जो माउथ के अंदर होता है वो लाइकन प्लानस होता है। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो ऑरल कैविटी के अंदर होता है वो लाइकन प्लानस होता है। ऑरल कैविटी के अंदर लाइकन प्लानस है, माउथ के अंदर लाइकन प्लानस होता है। जो रिस्क होता है लाइकन प्लानस का वो चेंज करता है मैलिग्नेंसी के अंदर 10 to 15% होता है। 10 to 15% चांस होता है कि जो आपका लाइकन प्लानस है वो मैलिग्नेंसी के अंदर चेंज कर जाएगा। पेशेंट जो होते हैं वो स्मोकलेस टोबैको ले रहा है, ठीक है, और उसको सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस डेवलप होगी। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस आपकी प्री मैलिग्नेंट होती है। इसोफेगस के अंदर आपकी जो बैरेट्स इसोफेगस है वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। वल्वर लियंस जो प्री मैलिग्नेंट होते हैं वो स्क्वैमस पेपिलोमा होता है। आपके वल्वा के अंदर अगर आपको स्क्वैमस पेपिलोमा मिल रहा है तो आपकी वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है। एक यंग फीमेल है, इसको कंप्लेन करिए कि उसको एलिवेटेड लीजन नजर आ रहा है वल्वा के ऊपर, बायोप्सी सजेस्ट करती है प्री मैलिग्नेंट लीजन है। डायग्नोसिस में क्या होगा, मोस्ट लाइकली आपको पैजेट्स डिजीज होगी। ठीक है, पैजेट्स डिजीज डायग्नोसिस के अंदर होती है, और आपके वल्वा के वल्वा के ऊपर अगर आपको कोई एलिवेटेड लीजन नजर आए तो वो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है, जिसमें स्क्वैमस पेपिलोमाज जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आता है प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑफ द वल्वा को पैजेट्स भी हम कहते हैं। प्री मैलिग्नेंट लीजन ऑफ वल्वा आपके पैजेट्स डिजीज के अंदर होते हैं। वल्वर प्री मैलिग्नेंट लीजन आपके पैजेट्स डिजीज के अंदर होते हैं। एक 45 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको विजाना से ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर अबॉर्शन, फॉर विच डायलेशन क्यूरेट वॉज डन। ठीक है, डायलेशन क्यूरेट की गई हमारे पास क्योंकि उसको जानी ब्लीडिंग हो रही थी। ठीक है, हर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइस उसने कहा कि आप हिस्टेरेक्टमी करा लो क्योंकि उसको प्री मैलिग्नेंट कंडीशन डेवलप हो गई। हिस्टोलॉजी के ऊपर लाइकली क्या है कि उसको एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है। ठीक है, एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया उसका डेवलप हो गया। एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है जो कि आपकी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि जो मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है सी इसोफेगस वाले पेशेंट्स के अंदर क्या होती है, बैरेट्स इसोफेगस। ठीक है, मोस्ट कॉमन प्री मैलिग्नेंट कंडीशन क्या होती है, इसोफेगस वाले पेशेंट्स के अंदर बैरेट्स इसोफेगस होती है। उसके बाद प्री मैलिग्नेंट कंडीशन में आपका डिस्प्लास्टिक नेविस आता है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। सब म्यूकोजल ऑरल सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस भी आपकी एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। अब ग्रेटर चांस होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का, कि आपके बोवेंस डिजीज के अंदर होता है। ठीक है, बोवेंस डिजीज में आपका ग्रेटर चांस होता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का। विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंपॉर्टेंट प्री मैलिग्नेंट लीजन लीडिंग टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। बोवेंस डिजीज की जैसे आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। बोवेंस डिजीज आपकी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराती है। जो रिस्क होता है किसी प्रोग्रेशन का एक्टिनिक केराटोसिस का, वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराएगी, और 2.57% होता है एट 4 ईयर्स। बोवेंस डिजीज जिसमें आपको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट जो होता है इसके अंदर 3 से 5% चांस होता है कि वो इन्वेसिव कार्सिनोमा स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो जाएगा। जो बोवेंस डिजीज होती है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा के अंदर चेंज हो जाती है, क्योंकि जो बोवेंस डिजीज है वो आपकी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट है, तो उसमें 3 से 5% चांस होता है कि वो इन्वेसिव स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में चेंज हो सकता है। और जो प्री मैलिग्नेंट लीजन होता है जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराती है वो बोवेंस डिजीज होती है। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराती है वो बोवेंस डिजीज होती है। प्री मैलिग्नेंट लीजन जो कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा कराती है और इसके लिए आपको एक्सीजन की जरूरत होती है, दैट इज एक्टिनिक केराटोसिस। ठीक है, प्री मैलिग्नेंट लीजन जो आपके फेस के ऊपर होता है और जो अराउंड द चीक होता है इसे हम कहते हैं एक्टिनिक केराटोसिस। एक्टिनिक केराटोसिस आपके चीक्स के अराउंड होती है और आपके फेस के ऊपर होती है प्री मैलिग्नेंट कंडीशन, दैट इज एक्टिनिक केराटोसिस। उसके बाद लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है मैलिग्नेंसी का, इन्वेजन आपकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैलिग्नेंसी की। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैलिग्नेंसी के अंदर सबसे पहले आती है आपकी मेटास्टेसिस, फिर उसकी आती है इन्वेजन एंड देन प्लियोमॉर्फिज्म। MIP से याद रखना है, सबसे ज़्यादा अपनी मेटास्टेसिस होती है कैरेक्टरिस्टिक के अंदर, फिर उसकी इन्वेजन होती है एंड देन प्लियोमॉर्फिज्म। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर है मैलिग्नेंसी का वो उसकी मेटास्टेसिस होती है।
मेटास्टेसिस का मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर होता है। डिफरेंस हाइपरप्लेजिया और बेनाइन ट्यूमर के अंदर कैप्सूल का होता है। बेनाइन ट्यूमर्स का कैप्सूल होता है, हाइपरप्लेजिया के अंदर कैप्सूल नहीं होगा, ठीक है। डिफरेंस जो मैलिग्नेंट और बेनाइन ट्यूमर का होता है वो मेटास्टेसिस होती है। बेनाइन ट्यूमर्स मेटास्टेसाइज नहीं करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स आपके मेटास्टेसाइज करते हैं। अब एक हिस्टोलॉजी के ऊपर हिस्टोलॉजी स्लाइड है, ठीक है, जिसके आपको ड्रॉप शेप रेटी रिजेस नजर आ रही है, ठीक है। हिस्टोलॉजी की स्लाइड है जिसके आपको ड्रॉप शेप रेटी रिजेस नजर आ रही है। न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म भी है, और आपको पोलैरिटी का लॉस हो गया है, एरिया ऑफ इन्वेजन हो गया बाय द मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल से। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस आपकी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगी, ठीक है। इसमें ठीक हो गया, ठीक है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगी। इसमें क्या होता है कि आपको हिस्टोलॉजी की स्लाइड के ऊपर आपको रेटे रिजेस नजर आए, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमेटिज्म नजर आए, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म नजर आए, साथ आपका पोलैरिटी भी लॉस हो जाए और एरियाज ऑफ इन्वेजन नजर आए बाय मैलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स, तो क्या होगा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक फीचर क्या होता है मैलिग्नेंसी का? मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर डायग्नोस्टिक फीचर जो मैलिग्नेंसी का होता है वो आपका मेटास्टेसिस होता है। रिमेंबर कि आपने मेटास्टेसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर इन्वेजन एंड देन प्लियोमॉर्फिज्म। और इस तरह मेटास्टेक अगर आपको मैलिग्नेंसी करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती है? इन्वेजन, ठीक है। मैलिग्नेंसी का जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो इन्वेजन होती है, और आपकी मैलिग्नेंसी का जो करेक्टरिस्टिक अगर आपको मेटास्टेसिस नहीं दिया हुआ होगा तो फिर आपने इन्वेजन को करना है। सुनाओ कि जो हिस्टोपैथोलॉजी होती है मैलिग्नेंसी के अंदर, उसके आपको जो बेस मेम्ब्रेन होती है उसकी इन्वेजन होती है। माइक्रोस्कोपिक फीचर आपकी मैलिग्नेंसी का, इसमें आपको एडजेसेंट टिश्यूज़ के अंदर इन्वेजन शो करता है। माइक्रोस्कोपी जब हम कराते हैं मैलिग्नेंसी की तो हमें एडजेसेंट टिश्यूज़ के ऊपर इन्वेजन नजर आती है। हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर हमें मैलिग्नेंसी की जब हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो आपकी बेस मेम्ब्रेन की इन्वेजन हो जाती है। अगर आपको अनइक्विवोकल फीचर जो मैलिग्नेंसी का है वो आपका मेटास्टेसिस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर का वो इन्वेजन होती है एडजेसेंट टिश्यूज़ के अंदर। माइक्रोस्कोपिक फीचर जो होता है वो ये होता है कि वो इन्वेड करता है सराउंडिंग टिश्यूज़ को या फिर एडजेसेंट टिश्यूज़ को। एक मेल बच्चा था जिसको लेफ्ट टेस्टिस के अंदर मिड इंग्वाइनल रीजन के अंदर आपको मेल चाइल्ड हैविंग लेफ्ट उसकी जो टेस्टिस हैं वो उसके मिड इंग्वाइनल रीजन के अंदर हैं। राइट स्क्रोटम किस रिस्क के ऊपर था? मैलिग्नेंसी के अंदर। जिनको अंदर क्रिप्टोरकाइडिज्म होता है या फिर जिनकी अनडिसेंडेंट टेस्टिस होती हैं उनके अंदर मैलिग्नेंसी का चांस ज़्यादा होता है। अब जो मोस्ट हेल्पफुल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर होता है कैंसर ऑफ द कॉलन का, वो उसकी स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़ होती है। कॉलन कैंसर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है कि उसकी प्रोग्नोसिस कैसी होगी वो डिपेंड करती है उसकी स्टेजिंग के ऊपर। स्टेज के ऊपर डिपेंड करती है कि आपके कॉलन के कैंसर की जो वो प्रोग्नोसिस है वो कैसी होगी। स्टेजिंग जो होती है हमें एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन के बारे में बताती है कि आपका कैंसर कितना फैला हुआ है, कितना डीप गया हुआ है। इन्वेजन के बारे में बताती है जो स्टेजिंग होती है। जो करेक्टरिस्टिक फीचर है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का, इसमें आपको एपिथेलियल नेस्ट मिलते हैं कैराटिन के। स्क्वामस सेल कार्सिनोमास के अंदर हमें एपिथेलियल नेस्ट मिलते हैं कैराटिन के। हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग ग्रेड 3 ट्यूमर्स के अंदर आपको 50 to 70% आपका अनडिफरेंशिएटेड होता है। हिस्टोपैथोलॉजी के ऊपर जब हम ग्रेड 3 ट्यूमर्स की हम हिस्टोपैथोलॉजी कराते हैं तो हमें 50 to 70% अनडिफरेंशिएटेड नजर आते हैं। अब कार्सिनोमा जिसके अंदर फॉलोइंग इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होते हैं इसमें कहते हैं कैरेटिन, ठीक है। कार्सिनोमा के अंदर अगर आपको इंटरमीडिएट फाइलेमेंट क्या होता है? कार्सिनोमा के अंदर आपको कैरेटिन होता है एज ए इंटरमीडिएट फाइलेमेंट, ठीक है। कैरेटिन आपका कार्सिनोमास के अंदर होता है। जो इंटरमीडिएट फाइलेमेंट आपके कार्सिनोमा के अंदर होते हैं वो साइटोकैरेटिन होता है या कैरेटिन होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट जो कार्सिनोमास के अंदर होता है वो आपका साइटोकैरेटिन या फिर कैरेटिन होता है। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट जो कि मसल के अंदर होता है वो आपका डेस्मिन होता है, और इंटरमीडिएट फाइलेमेंट जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है वो आपका वामेंटिन होता है, ठीक है। विमेंटिन आपका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होता है, डेस्मिन आपकी मसल के अंदर होती है, और जो कैरेटिन होता है वो आपका कार्सिनोमा के अंदर होता है। अब जो साइटोकैरेटिन है ना वो स्टेन करता है कार्सिनोमा को। साइटोकैरेटिन को हम स्टेन कराते हैं कार्सिनोमा के लिए। अब कार्सिनोमा है कौन से फाइलेमेंट्स प्रेजेंट होंगे? कैरेटिन फाइलेमेंट्स प्रेजेंट होंगे या साइटोकैरेटिन प्रेजेंट होते हैं कार्सिनोमा के अंदर। वामेंटिन प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, डेस्मिन प्रेजेंट होती है मसल के अंदर। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास कि इसको हम निमोनिक इस तरह से याद कर लेते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू CV कनेक्टिव टिश्यू वामेंटिन, MD मसल और डेस्मिन, और जो साइटोकैरेटिन CK कार्सिनोमा और कैरेटिन। अब यहाँ पे दिया हुआ कि जो वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, जो वेल डिफरेंशिएटेड आपका स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है उसमें आपको कैरेटिन मिलेगा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है तो आपको कैरेटिन मिलेगा। वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के अंदर में कैरेटिन मिलता है। हमने पहले भी पढ़ा था कि आपको जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का, आपको एपिथेलियल नेस्ट मिलते हैं कैरेटिन के। कार्सिनोमा जिसके इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स होंगे उसमें हमें कैरेटिन कहते हैं। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स जो कार्सिनोमा के अंदर होते हैं उनका नाम कैरेटिन होता है। साइटोकैरेटिन आपकी एक एग्जांपल है इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स की। और जो फीचर होता है वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का, किसके अंदर आपको कैरेटिन पर्ल्स मिलते हैं। जो आपका वेल डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है उसमें हमें कैरेटिन पर्ल्स नजर आते हैं। मसल्स के अंदर हमें डेस्मिन नजर आती है। MD से याद रखना है कौन सा इंटरमीडिएट फाइलेमेंट होता है जो कि आपके मसल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के अंदर होता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स के अंदर आपकी विमेंटिन होती है। मोस्ट कॉमन फाइलेमेंट जो कार्सिनोमा के अंदर होता है वो आपका कैरेटिन होता है। इंटरमीडिएट फाइलेमेंट्स में से जो कैरेटिन होता है वो आपका कार्सिनोमा के अंदर होता है। मसल के अंदर आपकी डेस्मिन होती है और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर विमेंटिन होती है।
बायोप्सी स्पेसिमेन आपने लिया, उसमें आपको विमेंटिन पॉजिटिव आ रहा है, साइटोकैरेटिन भी पॉजिटिव है, ठीक है। विमेंटिन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कनेक्टिव टिश्यू का कार्सिनोमा है। साइटोकैरेटिन पॉजिटिव इसका मतलब है कि इसका आपका एपिथेलियम कार्सिनोमा भी है। CD45 उसका नेगेटिव है, विद द सेल शोइंग द स्पिंडल शेप सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, साथ प्लियोमॉर्फिज्म नजर आ रहा है। विच ट्यूमर इज लाइकली टू मैच दीज फाइंडिंग्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, रीनल सेल कार्सिनोमा। रीनल सेल कार्सिनोमा के अंदर आपका विमेंटिन भी पॉजिटिव होता है और आपका साइटोकैरेटिन भी पॉजिटिव होता है, और साथ आपको स्पिंडल शेप सेल्स नजर आते हैं जिसमें प्लियोमॉर्फिज्म भी होता है। स्टेनिंग के ऊपर जो साइटोकैरेटिन होता है वो इंडिकेट करता है नियोप्लेजिया को, ठीक है। साइटोकैरेटिन आपके नियोप्लेजिया को शो करता है। उसके बाद आ जाएगा कौन सा जो होता है वो नॉन मेलिग्नेंट होता है। जो हेमाटोमा होता है वो आपका नॉन मेलिग्नेंट होता है। एग्जांपल दी हुई है लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर एम्ब्लियोब्लास्टोमा जो होता है ना, एमिलोब्लास्टोमा। एमिलोब्लास्टोमा जो आपको लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, और बिनाइन ट्यूमर वॉर्डिन ट्यूमर आपका बिनाइन ट्यूमर होता है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा आपका बिनाइन ट्यूमर है स्लाइवरी ग्लैंड का, ठीक है। वॉर्डिन ट्यूमर भी आपका बिनाइन है, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा भी बिनाइन है। और जो माइक्रोस्कोपिक फीचर होता है मेलिग्नेंट ट्यूमर्स का, इसमें आपको एडिसन टिश्यू की इन्वेजन मिलती है। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड आपने देखी है जिसमें आपको ड्रॉप शेप रेटी रिजेस नजर आ रही है, न्यूक्लियर हाइपरक्रोमैटिज्म है, न्यूक्लियर प्लियोमॉर्फिज्म है। जो पोलैरिटी सेल्स की वो लॉस हो गई है, एरिया ऑफ इन्वेजन नजर आ रही है। मेलिग्नेंट एपिथेलियल सेल्स जो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस होगी वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। हेमाटोमास के अंदर क्या होता है आपको में मैस ऑफ मेच्योर डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू इंडिजिनस टू दैट ऑर्गन, ठीक है। हेमाटोमास के अंदर क्या होता है आपको डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू मिलता है, मेच्योर डिसऑर्गेनाइज्ड टिश्यू का मैस मिलता है जो कि इस ऑर्गन्स के अंदर इंडिजिनस होता है। और जो हेमाटोमास होते हैं वो आपके नॉन मेलिग्नेंट होते हैं। जो मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर है आपकी बोन का सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर आपका ऑस्टियोसार्कोमा है। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ बोन जो है वो आपका ऑस्टियोसार्कोमा है सेकंड डेकेड ऑफ लाइफ के अंदर। मल्टीनोडुलर रेडियोलिसेंसी ऑन अ रेडियोग्राफ फ्रॉम द मैंडिबुलर मोलर एरिया इज पैथोग्नोमिक फॉर एम्ब्लोब्लास्टोमा, ठीक है। अगर आपको रेडियोलिसेंसी के ऊपर मल्टीनोडुलर रेडियोलिसेंसी मिलती है रेडियोग्राफ के ऊपर, और फ्रॉम मैंडिबुलर मोलर एरिया जो आपका मैंडिबल्स का जो मोलर एरिया होता है, अगर आपको वहाँ पे मल्टीनोडुलर रेडियोलिसेंसी नजर आए मल्टीनोडुलर, अगर आप मैंडिबल का रेडियोग्राफ कराते हो मोलर एरिया से, तो ये पैथोग्नोमिक होती है एमिलोब्लास्टोमा के अंदर। और एमिलोब्लास्टोमा आपका लोकली मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है। ट्यूमर यूजुअली आपके नर्व शीथ इन्वेजन के साथ एसोसिएटेड होता है एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा। जो एडेनॉइड सिस्टिक कार्सिनोमा होता है वो आपकी नर्व शीथ की इन्वेजन के साथ एसोसिएटेड होता है। जो मोस्ट एग्रेसिव ट्यूमर होता है वो आपका मेलानोमा होता है। सबसे ज़्यादा जो एग्रेसिव है वो आपका मेलानोमा होता है। मेलिग्नेंट मेलानोमा के अंदर आपका जीरोडर्मा पिगमेंटोजम आपको मिलता है। मेलानोमा आपके इन्वेट करता है ऑर्बिटल कैविटी को एमिशरी वेन्स के थ्रू। मेलानोमा आपकी ऑर्बिटल कैविटी को इन्वेट कर जाता है एमिशरी वेन्स के थ्रू। एक पेशेंट आया जो हिस्ट्री दे रहा था कि उसको कॉलन का कैंसर हुआ और उसको डायग्नोज हुआ था पॉलिप के साथ। कौन सी चीज़ें जो चेंज हो जाती है मेलिग्नेंसी के अंदर, जो एडिनोमेटस पॉलीपोसिस होती है, फैमिलियर एडिनोमेटस पॉलीपोसिस आपकी कॉलन कैंसर के अंदर चेंज हो जाती है। एक 10 साल की बच्ची थी, इसको नोड्यूल था स्किन के ऊपर, अपर चेस्ट के ऊपर काफ़ी सालों से, और उसका साइज़ भी चेंज नहीं हुआ। जब आपने एग्जामिन किया तो 0.3 सेंटीमीटर डार्क रेड नॉन टेंडर है, ठीक है। डार्क रेड कलर का है, नॉन टेंडर है, रेज नोड्यूल है, स्मूथ मसल स्मूथ सरफेस है उसकी, ठीक है। और रेड कलर का डार्क नोड्यूल है, 0.3 सेंटीमीटर का है, चेस्ट के ऊपर है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होती है, हिमेंजियोमा। उसके बाद आता है डिस्प्लेजिया। अब जो डिस्प्लेजिया होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेजिया के अंदर आपको प्लियोमॉर्फिज्म मिलता है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होती है सेल्स की, जिसमें सेल्स का साइज भी लॉस हो जाता है, सेल की शेप भी लॉस हो जाती है, सेल की ओरिएंटेशन भी लॉस हो जाती है। कार्सिनोमा इन सिटू आपका प्री इन्वेसिव होता है, जिसमें आपके न्यूप्लास्टिक सेल्स होते हैं जो कि आपकी बेस मेम्ब्रेन को इन्वेड नहीं करते हैं। बेस मेम्ब्रेन आपकी इंटैक्ट होती है, लेकिन न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्म रेशियो आपकी ज़्यादा होती है और आपको क्लम्प्ड क्रोमेटिन मिलता है कार्सिनोमा इन सिटू के अंदर। इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर सेल्स आपकी इन्वेट कर जाते हैं बेस मेम्ब्रेन के अंदर। यूजुअली इसमें कॉलेजिनेसिस और हाइड्रोलेसिस होती हैं जो कि मेटालोप्रोटीनेसिस होती हैं, ठीक है। कॉलेजिनेसिस को और हाइड्रोलेसिस को यूज़ करके जो कि मेटालोप्रोटीनेसिस होती हैं, आपके सेल्स जो है वो बेस मेम्ब्रेन को इन्वेट कर जाते हैं। सेल सेल कॉन्टैक्ट जो होता है वो लॉस हो जाता है क्योंकि आपके ईकाइडेरिन का लॉस हो जाता है इन्वेसिव कार्सिनोमा के अंदर। मेटास्टेसिस के अंदर आपका स्प्रेड होता है डिस्टेंट ऑर्गन्स के अंदर, वो लिम्फेटिक्स के थ्रू भी हो सकता है और ब्लड के थ्रू भी हो सकता है। पैप स्मेयर आपने कराया 18 ईयर ओल्ड गर्ल का और आपको माइल्ड डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है सर्विक्स के अंदर, तो ग्रेड क्या होगा, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया 1। अगर आपको माइल्ड डिस्प्लेजिया नजर आता है पैप स्मेयर के ऊपर तो उसका CIN 1 होगा। अगर डिस्प्लेजिया आपको मेनली नजर आ रहा है एपिथेलियम के अंदर, डिस्प्लेजिया आपको मेनली हमें किस में नजर आता है, एपिथेलियम के अंदर मेनली हमें डिस्प्लेजिया नजर आता है। उसके बाद एक फीमेल थी जिसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन हुई, ठीक है, कम्स आफ्टर 2 साल के बाद आई, उसका पैप स्मेयर को और आपको प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई नजर आ रहा है और न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेजिया डेवलप हो गया। अब न्यूक्लियोलाई उसका प्रोमिनेंट हो गया और न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ गया और उसको ह्यूमन पेपिलोमा की वायरस की इन्फेक्शन भी थी, इसका मतलब है उसको डिस्प्लेजिया डेवलप हो गया। जब आपका सेल का शेप, सेल का साइज़ और सेल की पोलैरिटी चेंज हो जाती है डिस्प्लेजिया के अंदर, डिस्प्लेजिया के अंदर आपकी लॉस ऑफ पोलैरिटी और लॉस ऑफ आर्किटेक्चर होता है। एक पेशेंट आया फॉलोअप के लिए, पैप स्मेयर के ऊपर आपको एटिपिकल जॉइंट सेल्स नजर आ रही हैं,
न्यूक्लियर क्रोमेजिया भी है, साथ कोइलोसाइट्स हैं। कौन सी कंडीशन होगी, सफरिंग कर रहे हैं, ही सफरिंग फ्रॉम, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम डिस्प्लेजिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाएगा एक पेशेंट है जिसको सर्वाइकल डिस्प्लेजिया डेवलप हो गया है, उसको सर्विक्स का कैंसर था, ठीक है, सस्पेक्टेड टू हैव सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि उसका सर्विक्स का डिस्प्लेजिया डेवलप हुआ है। कौन सा टेस्ट होता है जो आप इनिशियली करते हैं, इजीली परफॉर्म भी हो जाता है, सेफ भी होता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो सबसे पहले हम क्या कराते हैं, पैप स्मेयर कराते हैं किसी को सर्वाइकल डिस्प्लेजिया होगा सर्वाइकल कार्सिनोमा के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि एक पैप स्मेयर आपने कराया, उसके बाद उसका न्यूक्लियस एनलार्ज है, एडवाइस किया कि आप पैप स्मेयर कराओ 6 महीने के बाद दोबारा, ताकि आप डिस्प्लेजिया को रूल आउट कर सकें। एक पेशेंट है जिसको आपने पैप स्मेयर कराया और डिस्प्लेजिया आपको मिला है, इसमें न्यूक्लियर क्रोमेजिया भी है और कोइलोसाइट्स आपको मिल रहे हैं। वायरस इन्वॉल्व कौन सा था, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर या फिर आपको सर्वाइकल डिस्प्लेजिया या सर्वाइकल इंट्रापिथियल न्यूप्लेजिया वगैरह हो सकता है। सर्वाइकल डिस्प्लेजियाज जो होता है ना वो मल्टी पैरेटी की वजह से होता है, ठीक है। सर्वाइकल डिस्प्लेजियाज कॉज बाय मल्टी पैरेटी, जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं उनके अंदर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया के चांसेस होते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल डिस्प्लेजिया की वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। जो मोस्ट कॉमन कॉज है सर्वाइकल मेटाप्लेजिया की मल्टी पैरेटी है। सर्वाइकल जो डिस्प्लेजिया है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, और जो सर्वाइकल मेटाप्लेजिया होता है वो मल्टी पैरेटी की वजह से होता है। फेलियर ऑफ IUCD इज लेस देन 1%। IUCD के फेलियर की वजह से भी सर्वाइकल आपको मेटाप्लेजिया डेवलप हो जाता है, लेस देन 1% केसेस के अंदर होता है। जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है आपके इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस की, इसमें आपके इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग होती है। समटाइम्स इरेगुलर विजाइनल ब्लीड नहीं दिया हुआ तो फिर आपने प्यूरलेंट विजाइनल डिस्चार्ज करना है। कि IUCD की कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, या तो आपको विजाइनल डिस्चार्ज होगा जो कि प्यूरलेंट होगा, या फिर आपको जो वो इरेगुलर विजाइनल ब्लीडिंग होती है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर स्ट्रक्चर क्या होता है, लिम्फ नोड्स, ठीक है। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव आपका सबसे ज़्यादा जो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है वो आपके लिम्फ नोड्स होते हैं। जो मोस्ट कॉमन रेडिएशन रिलेटेड ब्रेन ट्यूमर होता है वो मेनिंजियोमा होता है। रेडिएशन की वजह से आपके जो ब्रेन के अंदर ट्यूमर होता है वो मेनिंजियोमा होता है, और जो सबसे ज़्यादा रेडिएशन सेंसिटिव ट्यूमर होता है वो आपका लिम्फ नोड्स के ट्यूमर्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिए होते हैं कि कैंसर अराइज कर रहा है रेडिएशन से, ठीक है। अनदर क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क अबाउट द सेंसिटिविटी ऑफ द कैंसर व्हेन ट्रीटेड बाय रेडिएशंस, इन दैट इट्स सेमिनोमा, ठीक है, ग्लायल ग्लायोमा, क्रेनियोफ्रेंजियोमा। अब आपके सबसे ज़्यादा जो कैंसर से सेंसिटिव ट्यूमर जो होते हैं ना उसमें आपका सेमिनोमा आता है, ठीक है। रेडिएशन सेंसिटिव जो होते हैं, ठीक है, सेंसिटिव जो होते हैं रेडिएशन से, आपका सेमिनोमा होता है, फिर आपका ग्लायल ग्लायोमा होता है, फिर क्रेनियोफ्रेंजियोमा होता है, ठीक है। अब एक वो ट्यूमर्स हैं जो कि रेडिएशन की वजह से हो रहे हैं, मेनिंजियोमा जो होता है वो रेडिएशन की वजह से होता है। और एक वो जिन ट्यूमर्स के लिए हम रेडिएशंस देते हैं ताकि वो ठीक हो जाएं, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा जो रेडियो सेंसिटिव है वो आपका लिम्फ नोड है, और वैसे आपका सेमिनोमा होता है, फिर उसके बाद ग्लायल ग्लायोमा होता है, एंड देन क्रेनियोफ्रेंजियोमा। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है वो सबसे ज़्यादा आपका सेमिनोमा होता है, फिर ग्लायोमा होता है, फिर क्रेनियोफ्रेंजियोमा होता है। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है वो आपका सेमिनोमा है, और जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर स्ट्रक्चर होता है लिम्फ नोड है। स्ट्रक्चर जो है वो लिम्फ नोड है, और जो ट्यूमर है वो सेमिनोमा है, ठीक है। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर है वो आपका सेमिनोमा है, ग्लायोमा है, क्रेनियोफ्रेंजियोमा है, और जो रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जो रेडियो सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है वो आपका लिम्फ नोड होता है। रेडिएशन यूजुअली कॉज कैंसर आफ्टर 10 ईयर्स। रेडिएशन के 10 साल के बाद अक्सर कैंसर होता है। अगर आप किसी को रेडिएशन लगी हो तो उसके 10 साल के बाद उसको कैंसर हो सकता है। जो मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन होता है वो लिम्फ नोड है। रेडिएशन के लिए जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं वो लिम्फ नोड्स होते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन, अगर बॉम्ब ब्लास्ट वाला पेशेंट है, आयनाइजिंग रेडिएशन उसको मिल रही है तो उसको ल्यूकीमिया डेवलप हो जाएगा। आयनाइजिंग रेडिएशन की वजह से, जो बॉम्ब ब्लास्ट वाले पेशेंट के जो आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं उसकी वजह से ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर डेवलप हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड बाय रेडिएशंस। हिमेटोपोइटिक सिस्टम सबसे ज़्यादा आपका रेडिएशन से अफेक्ट होता है। एक पेशेंट आया, पैपिलरी ट्यूमर था उसका, फीमेल का, रिसेंटली डायग्नोज हुआ, OPD के अंदर आया है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री भी नहीं है। मोस्ट लाइकली रिस्क फैक्टर क्या होगा जो कि ट्यूमर करा रहा है, रेडिएशन इन चाइल्डहुड, ठीक है। रेडिएशन इन चाइल्डहुड, रेडिएशन इन चाइल्डहुड की वजह से जो है ना उसको डेवलप हो गया, ठीक है। जो एक नॉन पैपिलरी ट्यूमर फीमेल रिसेंटली डायग्नोज, ठीक है। एक नॉन पैपिलरी ट्यूमर है जो फीमेल ने रिसेंटली डायग्नोज किया है, कम टू योर OPD विद नो प्रीवियस हिस्ट्री कॉज व्हाट इज मोस्ट लाइकली रिस्क फैक्टर कॉजिंग द ट्यूमर, ठीक है। रेडिएशन इन चाइल्डहुड, अगर बचपन में रेडिएशन लगी हो ना तो फिर पैपिलरी ट्यूमर फीमेल्स के अंदर डेवलप हो सकता है, ठीक है। रेडिएशन इन चाइल्डहुड की वजह से उसको पैपिलरी ट्यूमर डेवलप हो गया, फीमेल को OPD के अंदर आई है, उसके पहले कोई कॉज नहीं दी। रिस्क फैक्टर क्या होगा, अगर आप बचपन में रेडिएशंस लगी होंगी। एक पेशेंट है उसने रेडियोथेरेपी कराई है, और एज ट्रीटमेंट प्रोसेस फॉर कार्सिनोमा के लिए उसने रेडियोथेरेपी कराई, और कुछ दिनों के बाद उसको स्किन के ऊपर अल्सरेशन डेवलप होगी, फाइब्रोसिस डेवलप होगी, तो कॉज क्या होती है, डिस्कामेशन। रेडिएशन की वजह से आपका डिस्कामेशन डेवलप हो जाती है कुछ दिनों के बाद। अगर रेडिएशन थेरेपी कराई और उसके आपकी स्किन के ऊपर अल्सर्स बन जाएं या फिर स्किन की फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाए तो हम कहते हैं डिस्कामेशन। स्टेजिंग ऑफ एनी मैलिग्नेंसी इज डन टू एक्सटेंड ऑफ स्प्रेड। स्टेजिंग तो होती है हमें ट्यूमर के स्प्रेड के बताती है। ग्रेडिंग से हम डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रेडिंग हमें डिफरेंशिएशन के बारे में बताती है, और माइटोटिक एक्टिविटी के बारे में बताती है हिस्टोलॉजी के ऊपर। जब हम हिस्टोलॉजी कराते हैं कि आपके कितनी माइटोसिस हुई है या आपको ग्रेड आती है, और कितना आपका ट्यूमर डिफरेंशिएटेड है आपको ग्रेडिंग बताती है। स्टेजिंग जो होती है उसके स्प्रेड के बारे में बताती है, डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन और स्प्रेड के बारे में बताती है।
अगर आपने अगर आपने ये चेक करना है कि कितना डिफरेंशिएटेड है, तो आप उसकी ग्रेडिंग करोगे। जो ग्रेडिंग होती है ट्यूमर की, वो न्यूक्लियर डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड करती है। ग्रेडिंग ऑफ ट्यूमर का मतलब होता है कि आपका कितना जो ट्यूमर है उसकी डिफरेंशिएशन हुई और कितना उसमें क्या है। स्टेजिंग जो होती है, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि ट्यूमर कितना फैला हुआ है, उसका कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। अदर एरियाज के अंदर स्टेजिंग ऑफ मैलिग्नेंसी इज डन टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ स्प्रेड को मुहैया करने के लिए हम स्टेजिंग कराते हैं। अब सर्वाइकल ट्यूमर था, मैथ उसका 3.5 सेंटीमीटर है। इप्सिलैटरल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स उसके एनलार्ज है, एक साइड के उसके सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एनलार्ज हुए में। सर्वाइकल ट्यूमर है 3.5 सेंटीमीटर का, साथ मोबाइल करा सस्पेक्टेड मेटास्टेसिस भी है, इन्वॉल्व करा आपके डिस्टेंट ऑर्गन्स को एज वेल। तो इसमें स्टेजिंग क्या होगी, T2, N1 और M1। अच्छा, अब स्मोकर है, ठीक है, M1 इसलिए होगी क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम पढ़े थे कि जो T2 स्टेज होती है वो इसलिए क्योंकि जो मैस है वो 3.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। N1 स्टेज इसलिए क्योंकि इसके लिम्फ नोड्स पैल्पेबल है, और M1 इसलिए क्योंकि इसकी डिस्टेंट मेटास्टेसिस भी हुई हुई है। अब एक स्मोकर है जिसको लोअर लिप के ऊपर नॉन हीलिंग इरेगुलर बॉर्डर्स के साथ अल्सर्स मिल रहा है, तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होगा। जो बेसल सेल कार्सिनोमा होता है वो अपर लिप के ऊपर होता है, जो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है वो आपके लोअर लिप के ऊपर होता है, और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आपका सिक्रेटरी होता है। और जो लोअर लिप होता है वो आपका डिराइव्ड होता है मैंडिबुलर प्रोमिनेंस से, और जो कॉमनेस्ट टाइप का बेसल सेल कार्सिनोमा होता है वो नोडुलर होता है। जो मोस्ट कॉमन इंट्राऑरल साइट होती है बेसल सेल कार्सिनोमा की, वो आपकी बकल म्यूकोसा होती है। वो पेशेंट जो लो डोज एस्ट्रोजन पिल्स ले रहे होते हैं उनको हेपेटिक एडिनोमा डेवलप हो जाता है। एस्ट्रोजन जिनके अंदर ओसीपीज, जिनके अंदर एस्ट्रोजन होता है, उससे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो सकता है सबसे ज़्यादा, और फिर आपको ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। जो हाई एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज होती है उनकी वजह से आपको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, और जो लो एस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज होती हैं वो आपका हेपेटिक एडिनोमा कराती हैं। जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का, उससे आपको ओवेरियन कैंसर की प्रिवेंशन होती है। बहुत अरसे तक जब आपका एस्ट्रोजन का एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। प्रोलॉन्ग पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर जो एस्ट्रोजन लेती हैं ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने के लिए उनको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। अगर एक वुमेन है जो कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही है 10 सालों से, और उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी ब्रेस्ट कार्सिनोमा से, तो उसके अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं। अब एक फीमेल है जो कि एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही थी और पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स जो है ना उसके वो रिलीफ हो गए हैं, इंक्रीज होगा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का। पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स अगर रिलीव हो जाते हैं जो एस्ट्रोजन थेरेपी ले रही होती हैं, लेकिन उनके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन को बहुत अर्सा यूज़ करने की वजह से आपको थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डेवलप हो जाता है। एस्ट्रोजन के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से आपको डीप वेनस थ्रोम्बोसिस या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और ब्रेस्ट कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है। जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है एस्ट्रोजन थेरेपी की वो आपकी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन के अंदर आपको डीवीटी डेवलप हो जाती है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन डीवीटी है, और जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है। सबसे ज़्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ये कराती है, सेकंड पे आपका ब्रेस्ट कार्सिनोमा एंड देन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी। और जो इनका नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट होता है कि आपके ओवेरियन कार्सिनोमा को इनहिबिट करती हैं। अब एक पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन थी, ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट की है, अल्ट्रासोनोग्राफी के ऊपर आपके एंडोमेट्रियल थिक हो गई है, 12 मिलीमीटर से भी ज़्यादा होगी, तो उसका एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा डेवलप हो गया है। अब एक फीमेल है जिसको एस्ट्रोजन थेरेपी वो ले रही थी अपने पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए, और उसके अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का चांस बढ़ जाता है। जब मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होती है। ओसीपीज का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि वो एफएसएच को इनहिबिट करती हैं, और जो नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का वो आपकी ओवेरियन कार्सिनोमा को प्रिवेंट करती हैं। उसके बाद कौन सा ऐसे क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर होती है। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर 922 ट्रांसलोकेशन होती है। उसके बाद जो 814 ट्रांसलोकेशन होता है आपकी बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर होती है, जिसमें CMYC की एक्टिवेशन होती है। अब जो आपका 922 ट्रांसलोकेशन होती है वो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर होती है, जिसमें आपका CML BCR ABL हाइब्रिड बन जाता है। और जो 1418 ट्रांसलोकेशन होती है फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर होती है। फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर 1418 ट्रांसलोकेशन होती है और BCL2 की एक्टिवेशन होती है। 814 आपकी बर्किस लिम्फोमा के अंदर होती है और CMYC की एक्टिवेशन हो रही थी। और जो 922 थी इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है, और इसमें CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कराती है, जिसमें आपका BCR और ABL हाइब्रिड बन जाता है। 1418 ट्रांसलोकेशन आपकी फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर होती है जो कि BCL2 की एक्टिवेशन होती है, जिसमें उसके बाद जो 1517 ट्रांसलोकेशन होती है वो M3 टाइप ऑफ AML के अंदर होती है। जो AML का एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की जो M3 टाइप होती है उसके अंदर आपकी 1517 ट्रांसलोकेशन होती है। जो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम होता है वो क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया के साथ एसोसिएटेड होता है। जो ट्रांसलोकेशन 814 होती है उसमें CMYC जीन इन्वॉल्व होता है, और बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर CMYC जीन की एक्टिवेशन होती है बर्किट्स लिम्फोमा में, और 814 ट्रांसलोकेशन होती है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन जो फॉलिकुलर लिम्फोमा के अंदर होती है वो 1418 होती है, और इसमें आपका BCL2 की एक्टिवेशन होती है फॉलिकुलर लिम्फोमा में। 922 CML के अंदर होती है, और AML के अंदर आपकी 821 होती है। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के अंदर आपकी 821 ट्रांसलोकेशन होती है, और जो M3 टाइप है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया की उसके अंदर आपकी 1517 ट्रांसलोकेशन होती है। और वैसे AML के अंदर आपकी 821 ट्रांसलोकेशन होती है। एक पेशेंट आया है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साथ, उसका प्लेटलेट कम है, पिटी की ब्लीडिंग हो रही है, गम से उसकी ब्लीडिंग हो रही है, और
प्लेटलेट जो है ना उसके कम हुए हुए हैं, पीटी की ब्लीडिंग है फ्रॉम द गम्स, अल्सरेशन हुई है उसके लोअर लिप के ऊपर, साथ उसको पैरास्थीसिया भी मिल रहे हैं। लोअर लिप के ऊपर अल्सर है, पीटीकी है, थ्रोम्बोसाइट्स उसके कम है, प्लेटलेट्स कम है। उसको एडवाइस किया कि उसने फुल ब्लड काउंट कराए और बोन मैरो बायोप्सी कराए। लाइकली डायग्नोसिस जो कि उसको ल्यूकीमिया होगा। ल्यूकीमिया के अंदर आपको बेसिकली आपके थ्रोम्बोसाइट्स भी कम हो जाते हैं, पीटीकी आपकी बॉडी पर होना स्टार्ट हो जाती है और लोअर लिप के ऊपर अल्सरेशन भी हो रही है, साथ उसको पैरास्थीसिया भी हो रहे हैं। अब उसके बाद एक हॉजकिन लिम्फोमा का पेशेंट था जिसमें उसके सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं और मीडियासल लिम्फ नोड्स भी इन्वॉल्व हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द डायफ्राम के ऊपर। तो इसकी स्टेज होगी ना वो 2A होगी। उसके बाद दिया है एक बच्चा था, उसको बुखार हुआ है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी है, जो गर्दन पे उसके जो लिम्फ नोड्स हैं वो लार्ज हुए हैं। पेरिफेरल फिल्म के ऊपर आपको एटिपिकल लिम्फोसाइट्स नजर आ रही हैं जिसमें आपको बाय न्यूक्लियर एनलार्ज सेल्स नजर आ रही हैं। ग्रैन्यूल CD15 और CD30 पॉजिटिव हैं, 15-30 पॉजिटिव है। तो हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर आपको बाय न्यूक्लियर सेल्स नजर आती हैं जिसको हम रीड स्टर्नबर्ग सेल्स भी कहते हैं। एक 60 ओल्ड पेशेंट था, 8 मंथ से हिस्ट्री दे रहा है कि उसका हीमोग्लोबिन कम है, मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स आपको नजर आ रही है। WBCs उसके इतने ज़्यादा हुए हैं कि उसके 59,000 WBCs हो गए हैं, 59 लाख बल्कि होगी, 59 to 10 to raise 9। और जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी है तो उसको क्या होगा, क्रॉनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, CLL होगा 60 ओल्ड पेशेंट के अंदर CLL होगा अगर वो लो हीमोग्लोबिन होगा और मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट। क्रॉनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया के अंदर आपको मेच्योर लुकिंग लिम्फोसाइट्स मिलते हैं। उसके बाद एक ओल्ड पेशेंट है जिसका WBC काउंट बढ़ा हुआ है तो हम बोन मैरो एस्पिरेशन कराएंगे। अगर एक ऐसा पेशेंट हो जिसका WBC काउंट बढ़ा हुआ हो और ओल्ड पेशेंट हो, WBC काउंट बढ़ा हुआ हो, तो आपने बोन मैरो एस्पिरेशन करानी है। एस्पिरेट जो होता है ना वो हाईली स्पेसिफिक होता है और इसकी सेंसिटिविटी डिपेंड करती है टाइप ऑफ डिजीज पे। अपार्ट फॉर फ्यू कंडीशंस इन विच एस्पिरेट अलोन इज सफिशिएंट, बायोप्सी इज मैंडेटरी इन द मोस्ट। ठीक है, कुछ कंडीशंस के अंदर आपके एस्पिरेट काफ़ी होता है, जैसे कि अगर आप एक पेशेंट जिसके अंदर WBC का काउंट बहुत ज़्यादा हुआ तो उसके अंदर बोन मैरो एस्पिरेट कराओगे। कुछ कंडीशन में आपने बायोप्सी साथ करानी होती है। प्री प्रोसेसिंग ट्रैफिन लेंथ जो होती है ना 17 से 20 मिलीमीटर एग्जामिन करते हैं, मल्टीपल डीपर लेवल्स वाज फाउंड एंड ऑप्टिमल फॉर असेसिंग द लिम्फोमा पॉजिटिविटी। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि जो प्री प्रोसेसिंग आपकी जो ट्रैफिन की जो लेंथ होती है ना वो 17 से 20 मिलीमीटर की होती है। इसको हम एग्जामिन करते हैं एट मल्टीपल डीपर लेवल्स वाज फाउंड, ऑप्टिमल होती है ये आपके लिम्फोमा की पॉजिटिविटी को असेस करने के लिए। ठीक है, ट्रैफिन की जो प्री प्रोसेसिंग लेंथ होती है वो 17 से 20 मिलीमीटर होती है और इससे आप लिम्फोमा की पॉजिटिविटी को असेस कर सकते हो। ऑप्टिमल होती है लिम्फोमा की पॉजिटिविटी को असेस करने के लिए जो ट्रैफिन की लेंथ होती है वो 17 से 20 मिलीमीटर होती है। जो मोस्ट कॉमन टाइप है हॉजकिन लिम्फोमा की वो आपकी नोडुलर सेक्लेरोसिस होती है और हमने पढ़ा था कि आपको जो बेसल सेल कार्सिनोमा की जो मोस्ट कॉमन टाइप थी वो नोडुलर टाइप थी। उसके बाद आता है CMYC जीन की जो डिसरप्शन होती है वो बर्किट्स लिम्फोमा के साथ एसोसिएटेड होती है और CMYC जीन की आपकी एक्टिवेशन हो जाती है बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर और बर्किट्स लिम्फोमा के अंदर आपकी 8-14 ट्रांसलोकेशन हो रही थी। बर्किट्स लिम्फोमा आपका एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होते हैं वी आर द प्रोटोऑन्कोजीन CMYC की एप्लीकेशन, CMYC जीन की एम्प्लीफिकेशन हो जाती है और ये एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होता है। फैमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस जो फैप होता है इसमें आपके APC जीन का डिफेक्ट आता है और न्यूरोब्लास्टोमा ट्यूमर के अंदर आपकी एम्प्लीफिकेशन होती है आपके NMYC जीन के अंदर। ठीक है, न्यूरोब्लास्टोमा के अंदर NMYC जीन के अंदर और जो एप्स्टेन बार वायरस होता है जो कि बर्किट्स लिम्फोमा कराते हैं इसमें CMYC जीन की एम्प्लीफिकेशन होती है। अब विच अमंग दीज इज द चाइल्डहुड ट्यूमर विद जीन एम्प्लीफिकेशन। चाइल्डहुड ट्यूमर जो होता है वो आपका न्यूरोब्लास्टोमा होता है और इसमें साथ आपकी जीन एम्प्लीफिकेशन भी होती है। एक ओल्ड मैन प्रेजेंट किया, उसको टेस्टिस पे स्वेलिंग हुई हुई है, लैब्स के ऊपर उसका LDH लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा है तो डायग्नोसिस की टेस्टिकुलर लिम्फोमा होगी। अब एक नॉन HIV का पेशेंट था, प्रेजेंट किया, एब्डोमेन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। अब एक नॉन HIV का पेशेंट था, उसको एब्डोमिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, साथ उसको पेन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन के ऊपर इंटेस्टाइनल मैस आपको नजर आ रहा है, आपने रिसेक्ट किया और मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, लिम्फोमा। अगर एक HIV का पेशेंट है उसको एब्डोमेन ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ है, एब्डोमेन में पेन भी हो रहा है, इंटेस्टाइनल मैस आपको मिल रहा है तो कॉज क्या होगी, लिम्फोमा। इंटेस्टाइन्स के अंदर उसका लिम्फोमा डेवलप हो जाएगा HIV वाले पेशेंट के अंदर। 55 ईयर ओल्ड मैन था, उसको पेनलेस टेस्टिकुलर स्वेलिंग थी, टेस्टिस में उसकी स्वेलिंग थी, उसका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा था तो मोस्ट लाइकली कॉज क्या होगी, टेस्टिकुलर लिम्फोमा। उसके बाद यहाँ पे दिया 60 ओल्ड मैन है, उसको टेस्टिस पे स्वेलिंग है, मेच्योर स्पेशलाइज्ड सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, डायग्नोसिस क्या होगी, टेराटोमा। अगर आपको मेच्योर स्पेशलाइज सेल्स नजर आए, क्योंकि जो मेच्योर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं वो आपको टेराटोमा के अंदर मिलते हैं और अगर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज ज़्यादा होगा साथ टेस्टिस पे स्वेलिंग होगी तो वो टेस्टिकुलर लिम्फोमा होगा। जो टेस्टिकुलर मैस होता है जिसमें आपको मेच्योर सेल्स नजर आते हैं, टिश्यूज नजर आते हैं और तीनों जर्म सेल्स के लेयर नजर आते हैं, टेराटोमा होगा। अगर आपको मेच्योर स्पेशलाइज सेल्स नजर आएंगे तो वो टेराटोमा होगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर टू कपोसी सार्कोमा हिस्टोलॉजिकली। ठीक है, जो बेसिलरी एंजियोमेटोसिस होती है वो कपोसी सार्कोमा से रिजेंबल करती है हिस्टोलॉजिकली। अब जो एंजियोसार्कोमा, अब ये मैलिग्नेंट वैस्कुलर ट्यूमर्स हैं, एंजियोसार्कोमा और कपोसी सार्कोमा। अब जो
एंजियोसार्कोमा होता है आपका मेलिग्नेंट एंडोथीलियल ट्यूमर होता है, और जो कापोसी सार्कोमा है वो आपका मेलिग्नेंट वैस्कुलर ट्यूमर है। जो एंजियोसार्कोमा होता है वो आपके टॉक्सिक एक्सपोजर ऑफ आर्सेनिक के साथ या फिर आपके रेडियो एक्टिव एजेंट्स थोरियम डाइऑक्साइड या थोरोट्रास्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। जो रेडियो एक्टिव एजेंट, डायग्नोस्टिक एजेंट जो थोरोट्रास्ट होता है उसके साथ आपका एंजियोसार्कोमा एसोसिएटेड होता है या फिर आर्सेनिक के साथ एसोसिएटेड होता है। और जो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है स्पेशली एसोसिएटेड होता है एंजियोसार्कोमा ऑफ द लिवर के साथ। ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपके लिवर का एंजियोसार्कोमा कराता है, आर्सेनिक एंजियोसार्कोमा कराता है, और रेडियो एक्टिव डायग्नोस्टिक एजेंट्स के अंदर आपका जो थोरियम डाइऑक्साइड होता है वो आपका जिसे हम थोरोट्रास्ट भी कहते हैं वो भी एंजियोसार्कोमा कराता है। अब जो एंजियोसार्कोमा होता है वो आपकी ब्रेस्ट की स्किन के अंदर भी हो सकता है। रेडिएशन थेरेपी के बाद जब आप ब्रेस्ट कैंसर के लिए रेडिएशन थेरेपी ले रहे होते हो तो ब्रेस्ट की स्किन के अंदर भी आपका एंजियोसार्कोमा डेवलप हो सकता है। इसी तरह से जो कापोसी सार्कोमा होता है ये ह्यूमन हर्पीज वायरस ए की वजह से होता है। इसे हम कापोसी सार्कोमा हर्पीज वायरस KSHV भी कहते हैं और HHV8 भी कहते हैं। ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 भी कहते हैं, इसको कापोसी सार्कोमा हर्पीज वायरस भी कहते हैं। ये एपिडेमिक कापोसी सार्कोमा आपकी कंपोनेंट होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का। एड्स वाले पेशेंट्स के अंदर जब वो एपिडेमिक कापोसी सार्कोमा हो जाता है, ये आपकी ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 या फिर जिसको हम कापोसी सार्कोमा हर्पीज वायरस कहते हैं इसके साथ एसोसिएटेड होता है। जब आप एक्सपोजर लेते हो ना विनाइल क्लोराइड का, विनाइल क्लोराइड के एक्सपोजर की वजह से आपको हेपेटिक एंजियोसार्कोमा डेवलप हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन स्किन का ट्यूमर है जो HIV वाले पेशेंट्स के अंदर होता है वो कापोसी सार्कोमा होता है। हमने पढ़ा है कि मेलिग्नेंट वैस्कुलर ट्यूमर होता है कापोसी सार्कोमा, और HIV वाले पेशेंट्स के अंदर कापोसी सार्कोमा होता है। अब एक 38 ईयर ओल्ड मैन था, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ बढ़ गई है, उसको पेरिफेरल एडीमा भी डेवलप हो गया है और वर्सनिंग फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से इसका वर्स हो गया है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर उसको डिफ्यूज क्रैकल्स नजर आ रही हैं, ऑस्कल्टेटिंग बोथ लंग्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है।